क्या इस सोशल मीडिया की दुनिया में आपका कोई ऐसा दोस्त बना है जिसका शायद आपको असली नाम भी ना पता हो, पर फिर भी आप उसके साथ सब कुछ शेयर कर सकते हैं? शायद इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि वो आपको कभी जज नहीं करेगा। पर क्या होगा जब वही दोस्त बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी से गायब हो जाए? तो यही कुछ कहानी है हमारे मेन कैरेक्टर की, यामाबुकी अरिसु। तो हमें अभी एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसु एक लड़की से बात कर रहा था जिसका नाम था अपोलो, और वो एक मिडनाइट रेडियो शो चलाती थी। हालांकि उसके लिसनर्स ना के बराबर थे। अरिसु और अपोलो दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरह अभी मिडिल स्कूल स्टार्ट भी नहीं हुआ और टीचर्स ने अभी से उन पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि अरिसु और अपोलो दोनों ही मिडिल स्कूल स्टूडेंट हैं। तब अरिसु एडमिट करता है कि पूरे दिन के थकान के बाद तुम्हारी वॉइस ही एक ऐसी है जो मुझे शांति देती है, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है। तो अपोलो, तुम कौन से हाई स्कूल में जाना पसंद करोगी? तब वो बोलती है कि अगर मेरे बस में हुआ तो मैं एक ऐसे स्कूल में जाऊंगी जहाँ पर बस लड़कियां ही पढ़ती हों, और अगर वहाँ से ओशन व्यू दिखता हो तब तो मैं खुशी के मारे मर ही जाऊंगी। और ऐसे ही वो दोनों घंटों तक बातें करते हैं। और ये आखिरी बार था जब अरिसु खुल के हंसा था, क्योंकि अब कहानी फिर से आती है 3 साल बाद, यानी कि प्रेजेंट में, जहाँ पर टीचर एक इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि फॉरेन गर्ल्स और बॉयज अब दोनों स्कूल एक साथ हो चुके हैं। मतलब अब इस स्कूल में लड़कियां भी और लड़के भी दोनों साथ में ही पढ़ेंगे। तब टीचर्स लड़कियों से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये सुन के तुम्हारा मूड खराब हो चुका होगा, पर अब हम कुछ कर भी नहीं सकते, तो तुम्हें इन लड़कों को झेलना ही होगा। तब उन लड़कों में से एक लड़का उठता है और वो टीचर के सामने जाके बोलता है कि आपने पूरी स्पीच खराब कर दी, ये इतना स्पेशल मोमेंट है, तो क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्पीच ऐसे ही खराब हो जाए? तो मैं डिमांड करता हूँ कि आप अपनी स्पीच फिर से दो। तब वो टीचर बोलता है कि पर आखिर तुम हो कौन? और तब वो लड़का बताता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। और फिर हमें रिवील होता है कि ये लड़का कोई और नहीं, वही मेन कैरेक्टर था। वो सबको बताता है कि मेरा नाम है यामाबुकी अरिसु और मैं हूँ वारिस यामाबुकी ग्रुप का, और जापान का फ्यूचर मेरे हाथों में ही है, तो इसका मतलब मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा। अब वो थोड़ी कुछ और बकवास करता है कि उसका फेवरेट फूड क्या है और वगैरह वगैरह। और जैसे ही उसकी स्पीच खत्म होती है वो रुकते हुए बोलता है कि मुझ में बस एक ही कमी है कि मैं बस 99% परफेक्ट हूँ, और दरअसल वो बाकी 1% मुझे मिलेगा आप सबकी मदद से। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो बस लड़कियों की मदद से। तो इस स्कूल में जितनी भी लड़कियां हैं वो सब मेरे पास आए और मेरे कान में आराम से कहे आई लव यू। और ये सुन के तो पूरी क्लास ही चिल्लाने लग जाती है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। और जैसे ही वो पीरियड खत्म होता है उसके दोस्त उसे घेर लेते हैं। वो लड़के अरिसु से बोलते हैं कि ये लड़कियां पहले से हमसे डरी हुई थी, वो पता नहीं हमारे बारे में क्या उल्टा सीधा सोचती थी, और ये बोल के तुमने दिखा दिया कि तुम कितने बड़े क्रीप हो, तुमने तो सभी लड़कों का नाम डुबा दिया। तब दूसरा दोस्त बोलता है कि तुम सब लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो। तब एक लड़की उसके पास आती है, वो बस क्यूरियस होती है और वो बस उससे इतना ही पूछती है कि तुम सब लड़कियों से आई लव यू क्यों सुनना चाहते हो, क्योंकि अगर तुम गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे हो तो इस रोल के लिए मैं अप्लाई कर सकती हूँ। और जैसे ही वो उसके मुंह से आई लव यू सुनता है वो आगे उसके पास बढ़ने लग जाता है। वो लड़की भी थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और वो अपने कान उसके होठों के पास लाता है और बोलता है कि मुझे फिर से सुनना है, अब जल्दी करो और बोलो आई लव यू। और जब वो लड़की फिर से बोलती है तब ये डिसअपॉइंट होकर वहाँ से चली जाता है। तब कुछ लड़के बोलते हैं कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, और बाकी बताते हैं कि ऐसा ये 2 सालों से कर रहा है, जरूर ये पागल हो चुका है। पर तब वो बाहर जाके अपने नोट्स में लिखता है कि इसकी आवाज में वो एज नहीं था, तो ये तो अपोलो बिल्कुल हो ही नहीं सकती, और वो लिस्ट में से उसका नाम काट देता है। पर तभी उसके फोन में एक अचानक से मैसेज आता है। उसे लगता है कि अपोलो ने फिर से स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया, पर जब वो अपना फोन पिक करता है वो देखता है कि वो तो उसकी मॉम का मैसेज है जो उसे बस अपना न्यू हेयर स्टाइल दिखाना चाहती है। तब अरिसु अपने आप से बोलता है कि पता नहीं कि मैं उम्मीद भी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपोलो को 2 साल हो गए हैं उसने कोई स्ट्रीम नहीं करी। फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर अरिसु रात का वेट कर रहा था अपोलो की स्ट्रीम स्टार्ट होने का। वो बोलता है कि मिडिल स्कूल में बस इसकी यही एक खुशी थी, वो हर बार स्कूल से आता, होमवर्क करता, खाना खाता और रात को आराम से बैठ के वो अपोलो का रेडियो शो सुनता था। रेडियो शो में वो अपने दिन की बातें बताया करती थी कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ, और अरिसु को उसकी आवाज सुनना बहुत ही ज्यादा पसंद था। हालांकि उसकी इतनी अच्छी आवाज होने के बाद भी उसके इतने लिसनर्स नहीं थे, क्योंकि वो स्ट्रीम रात को करती थी। और उसमें एक बात थी, वो हर बार स्ट्रीम एक तरीके से एंड करती थी। अपोलो उन सबको शुक्रिया बोलती थी जिनने भी उसे सुना, और वो उन्हें अगले दिन आने के लिए बोलती थी, और आखिर में वो सबको बोलती थी आई लव यू। और जैसे ही वो अपने मन में ये बात सोच रहा था, ठीक यही चीज एक और लड़की उसके पीछे से बोलती है, सीधा उसके कान में,
और थोड़ी देर के लिए तो वो डर ही जाता है, मानो खुद अपोलो उसके सामने आ गई हो। तब वो लड़की हंसते हुए बोलती है, तो क्या तुम यही सुनना चाहते थे सभी लड़कियों के मुंह से? मैंने ये अपनी दोस्त से सुना। तब वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, पर वो नहीं बताती और वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ब्रेक टाइम खत्म हो चुका है, तो तुम्हें वॉशरूम चली जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद टीचर तुम्हें क्लास में नहीं घुसने देंगे। तब वो वॉशरूम चली जाता है, पर अब पूरे दिन वो बस उस लड़की के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसकी पूरी आवाज अपोलो की तरह ही थी। तो क्या वही लड़की थी अपोलो? पर वो उसे ढूंढेगा कहाँ? उसने तो उससे उसका नाम भी नहीं पूछा। पर एक चीज तो अच्छी है, मुझे उसकी शक्ल याद है, तो बस मेरा एक ही काम है, पूरे स्कूल में जाके सब लड़कियों को एक एक करके ढूंढना, ताकि मैं उससे मिल सकूं। पर तभी रेडियो पे अनाउंसमेंट होती है, वो आवाज होती है किसी लड़की की, और ये सुन के तो वो पूरा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये उसी लड़की की आवाज थी और रेडियो में तो उसकी आवाज पूरी अपोलो की तरह थी। तब वो भागते हुए जाता है ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ और उसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लग जाते हैं और वो बोलता है कि अपोलो ने 2 साल पहले स्ट्रीम करना बंद कर दिया था, और बस इतना ही नहीं, उसने अपनी पुरानी लाइव स्ट्रीम्स भी डिलीट कर दी थी। इसका मतलब मैंने उसकी आवाज 2 सालों से नहीं सुनी है, पर मैं इतना जानता हूँ कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है, क्योंकि जब हम पहले बात करा करते थे उसने बोला था कि उसे एक ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ से ओशन व्यू दिखता हो और जहाँ पर बस लड़कियाँ पढ़ती हूँ, और यही रीजन था कि मैं इस स्कूल में आया, क्योंकि यहाँ से ओशन भी दिखता है और ये पहले बस लड़कियों का स्कूल ही हुआ करता था। अब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ आ जाता है और बोलता है कि फाइनली 2 साल बाद मैं तुमसे मिल सकता हूँ। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है कि तुम क्यों अचानक से चली गई, और क्या तुम्हें मैं याद भी हूँ या फिर नहीं, और तुमने रेडियो शो करना बंद क्यों कर दिया। उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल थे और जवाब था उस दरवाजे के पार, क्योंकि फाइनली वो मिल सकता था अपनी अपोलो से। पर जैसे ही वो खोलता है, वहाँ पर एक लड़की नहीं थी, बल्कि वहाँ तो थी 4 लड़कियाँ, और वो चारों की चारों उस पर चिल्लाने लग जाती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना परमिशन के अंदर आने की। और उनमें से एक लड़की बोलती है कि शो को ब्रॉडकास्ट करना बंद कर दो, वरना बाकी बच्चे भी हमारी बातें सुन लेंगे, और वो वैसा ही करते हैं। तब उनमें से वो लड़की जो उससे पहले मिली थी, वो बोलती है कि ये लड़का सच में पागल है। अब ये सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। तब उनमें से ये पिंक बालों वाली बोलती है कि यही रीजन था कि मैं नहीं चाहती थी कि लड़के और लड़कियां साथ में पढ़े, लड़के बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। तब अरीसू माफी मांगता है। वो मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं अपोलो से मिल लूंगा, क्योंकि रीका की आवाज बिल्कुल अपोलो की तरह थी, पर अब इस रूम में एंटर होने के बाद मुझे तो इन सब की आवाज अपोलो की तरह ही लग रही है। स्टार्ट करते हैं इस लड़की से। इसकी आवाज बिल्कुल अपोलो की तरह ही है, पर अगर मैं ब्लैक हेयर वाली लड़की के बारे में सोचूं तो इसके बोलने का तरीका वो बिल्कुल अपोलो की तरह है। और ये व्हाइट बालों वाली लड़की, ये जिस तरह से विस्पर करती है, ठीक ऐसे ही विस्पर अपोलो करा करती थी। ठीक वैसे जब उसके पेरेंट्स घर में होते थे और उसे अपनी आवाज धीरे करनी पड़ती थी। और ये पिंक बालों वाली लड़की, इसकी आवाज बिल्कुल वैसे ही है जब अपोलो गुस्सा हुआ करती थी। मैंने सोचा था इस स्कूल में एडमिशन लेने के बाद मैं फाइनली अपोलो से मिल जाऊंगा और शायद मैं उसकी आवाज का पता लगा भी लेता, पर मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी, और इन 3 सालों में वो थोड़ी मैच्योर भी हो चुकी होगी। तो अब बताना नामुमकिन है कि इन चारों में से रियल अपोलो कौन है। तब उनमें से एक लड़की पूछती है कि अगर तुम यहाँ पर आए हो तो शायद तुम्हारा सपना भी यही होगा कि तुम्हें अपनी वॉइस को आगे लेके जाना है। तब रिसु बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मेरा खुद फैमिली बिजनेस है, मैं वो काम करूंगा। तब वो पिंक बालों वाली लड़की भड़क जाती है कि अगर तुम्हारा फैमिली बिजनेस है ही तो तुम यहाँ क्यों मर रहे हो। तब वो व्हाइट बालों वाली लड़की से समझाती है कि हम चारों का एक ही सपना है कि हमें आगे फ्यूचर में काम चाहिए अपनी वॉइस से रिलेटेड, और ये ब्रॉडकास्ट क्लब हमने इसीलिए ज्वाइन करा है ताकि हम अपनी स्किल्स को आगे बढ़ा सके। और इसके बाद वो एक एक करके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ब्लैक बालों वाली लड़की बोलती है कि मेरा नाम है उजुकी शिनोबू और मेरा सपना है कि मैं एक एंकर बनूं, मुझे शो या फिर चीजें होस्ट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तब व्हाइट बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है किरिनो इको और मेरा सपना है कि मैं एक बहुत बड़ी यूट्यूबर बनूं। फनी चीज तो ये है कि ये लगती भी गोरा की तरह ही है। और पिंक बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है हिमिकावा नेने और मेरा सपना है एक वॉइस एक्टर बनने का ताकि मैं एनिमे में डब कर सकूं। और फाइनली ब्राउन बालों वाली लड़की बताती है कि मेरा नाम है इनोहाना रिका और मेरा सपना है कि मैं एक आइडल बनूं, मुझे जापान की सबसे बड़ी सिंगर बनना है। और इन सब के सपने सुनने के बाद तो मानो और रीसु को एक झटका लगता है। उसके दिमाग में एक पुरानी मेमोरी अनलॉक हो जाती है, क्योंकि उसे ये तो याद नहीं कि अपोलो का क्या सपना था, पर ये चीज उसे याद है कि अपोलो ने भी एक बार ये चीज मेंशन करी थी कि उसे फ्यूचर में कुछ ऐसा काम करना है जिसमें उसकी आवाज यूज हो, जैसे ठीक इन चारों का सपना है। तब शिनोबू बोलती है कि और तुम्हें तो इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, तुम्हारे बारे में तो पूरा स्कूल ही बात कर रहा है। वो तुमने क्लास में क्या कहा था कि सभी लड़कियां मेरी गर्लफ्रेंड और मेरे बच्चों की माँ बन जाओ। और अरीसू उस पे चिल्लाता है कि मैंने बस आई लव यू बोलने के लिए कहा था,
ये बात बच्चों तक कहाँ पहुँच गई। पर इससे पहले वो कुछ बोल पाता, नैने उसे लात मार देती है कि तुम सच में बहुत बड़े क्रीप हो, आखिर लड़कियों से ऐसी बातें कौन करता है। तब वो बोलता है कि दरअसल मैं ये जानबूझ के नहीं कर रहा, मैंने बस उन लड़कियों से आई लव यू बोलने के लिए इसीलिए कहा था ताकि मैं उनकी आवाज सुन सकूं, मुझे किसी को ढूंढना है। तब ईको पीछे से आके बोलती है कहीं तुम मुझे तो नहीं ढूंढ रहे, और वो उसे दिखाती है अपना वी ट्यूबर मॉडल। और अगर आपको नहीं पता कि वी ट्यूबर्स कौन होते हैं, दरअसल ये वो लोग होते हैं जो लाइव स्ट्रीम करते हैं पर एनिमे कैरेक्टर बन के। पर तब रीका बोलती है कि नहीं, शायद ये मुझे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि जब ये वॉशरूम जा रहा था तब मैं इससे मिली थी। तब वो सीरियस होकर बोलता है हाँ, मैं दरअसल यहाँ पर मिलने तो तुमसे ही आया था, पर अब यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि तुम सब उसकी तरह साउंड कर रहे हो। तो मुझे अपना सवाल सीधे से पूछने दो, तुम चारों में से जो भी अपोलो है वो अपना हाथ खड़ा करे। पर चारों में से कोई भी अपना हाथ खड़ा नहीं करता, वो बस उसे घूरते हैं। तब ईको बोलती है अपोलो, क्या ये किसी चॉकलेट का नाम है? और ये सुन के शिनोबु खुश हो जाती है कि चॉकलेट्स तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या मुझे भी एक मिलेगी? और नैने बोलती है क्या तुम सच में इधर चॉकलेट्स के बारे में बात करने आए हो? पर तब उसे याद आता है कि अपोलो कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो रियल लाइफ में कैसे दिखती है। और मैं अगर इनसे बेवकूफों की तरह पूछूंगा कि अपोलो कौन है तो वो ऐसे ही बता थोड़ी ना देगी। मुझे ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए था। उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे, तो वो वापस जाने लग जाता है। पर तभी सब वो लड़के एक एक करके बोलती हैं कि यहाँ पर वापस मत आना, क्योंकि यहाँ पर बस वही लोग आ सकते हैं जो इस क्लब के मेंबर हैं। पर तब उसे समझ में आ जाता है कि अगर वो अभी यहाँ से बाहर चले गया तो वो अपनी अपोलो से कभी नहीं मिल पाएगा। तब वो बोलता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी इस क्लब का मेंबर बनना है। हाँ माना मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं है, पर मुझे टेक्निकल नॉलेज है, और खासकर जो तुम्हारे पास ये सामान पड़े हुए हैं ये बहुत ही आउटडेटेड है, तो तुम पैसों की चिंता मत करना, वो सब मैं संभाल लूंगा। तब वो लड़कियां आपस में बात करने लग जाती हैं कि हाँ, ये रिकॉर्डिंग सामान तो बहुत ज्यादा पुराने हैं, हमारी आवाज अच्छे से स्टूडेंट्स के पास पहुंच ही नहीं पाती, तो मतलब कि उन्हें कोई ऐसा चाहिए जो उन्हें नया सामान ला के दे सके और सारे टेक्निकल इश्यू संभाल सके। और रीका बिना किसी झंझट के मान जाती है। नैने हैरान थी कि क्या हम इसे ऐसे ही आने देंगे, पर तब रीका समझाती है कि बात बस इतनी नहीं है, ये एक लड़का है तो हम इससे बड़े बड़े काम करवा सकते हैं, जैसे सामान शिफ्ट कराना और वगैरह वगैरह। और वैसे भी मुझे इसकी वॉइस भी पसंद आई। और ये सुन के वो खुश हो जाता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस ग्रुप को अच्छे से लीड करूंगा और इसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा। तब नैने बोलती है कि तुम्हें बॉस किसने बनाया? हमारी लीडर और स्कूल प्रेसिडेंट रीका है। पर तब आइको बोलती है कि ये तो फायदा हुआ हमारा, हमें नए सामान मिलेंगे, एक लड़का मिल जाएगा जो हमारी भारी सामान उठाने में मदद कर सके, पर ये सब तो फायदा हुआ हमारा, इसमें इसे क्या मिलेगा? तब नैने बोलती है कि मुझे भी नहीं पता, आखिर हम इसे दे क्या सकते हैं? पर तब रीका उन सबको पास बुलाती है कि मेरे पास एक आइडिया है, और वो सबके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाती है। वो क्या बोलती है ये किसी को नहीं पता सिवाय उन तीनों के। और ये सुनने के बाद वो तीनों चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं कि सच में हमें इसे ये चीज दे देनी चाहिए, पर शायद वो उसे इतनी पसंद ना आए। तब रीका बोलती है उसे जरूर पसंद आएगी, क्योंकि इसी चीज के लिए तो पूरे स्कूल के सामने उसने अपना नाम बदनाम कर लिया। तब वो उससे बोलते हैं कि तुम पीछे मुड़ जाओ, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो चारों लड़कियां उसके कान में बोलती है आइश तेरू, यानी कि आई लव यू। और ये सुन के तो वो फिर से घबरा जाता है। तब रेखा बोलती है कि तुम्हें यही नहीं चाहिए था कि तुम सब लड़कियों के मुंह से ये सब सुन सको? अब आगे वो क्या बोले उसे खुद भी समझ में नहीं आता। तो वो बोलता है कि लंच खत्म हो चुका है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। पर वो क्लास के बाहर जाके खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है कि वो हर बार सबको आई लव यू बोला करती थी, और एक दिन बचपन में मैंने भी उसे बोल दिया था। मैंने बचपन में ही अपनी फीलिंग्स उससे कन्फेस कर दी थी, पर अब उसे रिग्रेट हो रहा होता है कि आखिर वो उस समय पे सोच क्या रहा था, और क्या होगा अगर अपोलो के पास अभी भी वो रिकॉर्डिंग पड़ी होगी। अगर उसने लीक कर दी तो मेरा तो नाम ही बदनाम हो जाएगा, तो मुझे उसकी सारी फाइल्स डिलीट करनी होगी और अपनी फीलिंग कन्फेस करनी होगी उसके सामने। अब इनके क्लब में नया मेंबर आ चुका था तो ये सब पार्टी करने लग जाते हैं, और वो सब उसे पहले ही वार्न कर देते हैं कि अगर तुम ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें काम धंधा भी करना होगा, हम जैसा बोलेंगे जो बोलेंगे वो सब तुम्हें पूरा करना होगा। और वो मान जाता है, क्योंकि आखिर इसमें तो उसी का फायदा है। वो जितना इनके क्लोज रहेगा अपोलो को ढूंढना उतना ही आसान होगा। अब वो शाम को ऐसे ही घूम रहा होता है। वो फिर से अपने नोटबुक में एक नई लिस्ट बनाता है। वो बोलता है कि अब मेरा काम थोड़ा आसान हो गया, क्योंकि अब बस 4 लड़कियां हैं, मुझे उन चारों को अलग अलग ऑब्जर्व करना है, और ऐसे में फाइनली ढूंढ लूंगा अपोलो को। अभी ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है जहाँ पर शिनोबू ब्रॉडकास्ट कर रही थी, वो भी अकेले। अरीसू उससे पूछता है कि बाकी सब कहाँ है। तब शिनोबू बताती है कि यहाँ पर कोई किसी की नहीं सुनता, जिसे जो करना होता है वो वही करता है। तब वो पूछता है कि तुमने ये
पेपर में ये क्रॉस क्या बना रखे हैं। फिर शिनोबू बताती है कि ये सब वो वर्ड्स हैं जो अक्सर लोग बोलने में गलती कर देते हैं, तो मैंने इन्हें पहले से मार्क कर लिया ताकि जब मैं ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करूं तो मुझसे वो गलती ना हो। तब वो बोलता है कि ये स्कूल की वाइस प्रेसिडेंट है, एक तरह से मान लो स्कूल की प्रिंसेस। तो क्या ये हो सकती है अपोलो? अब शिनोबू ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो हर बार की तरह बस उसकी आवाज ही सुनते रह जाता है, पर वो बोलते बोलते फिर से गड़बड़ करने लग जाती है। तब वो उस पे चिल्लाता है कि उसको मार्क करने का क्या ही फायदा जब तुम वही सारे वर्ड गलत बोल रही हो। तो वो वहाँ से चली जाता है और वो देखता है नेने को, जिसे सारी लड़कियों ने घेर रखा था। ये लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। सब उससे बोलती है कि जो लिली को उसकी नई मांग आई है, प्लीज इसकी तरह आवाज निकाल के हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि ये एनिमे डब्ड में कैसी लगेगी। तो वो उसे मांगा का पेज दे देते हैं ताकि वो पढ़ना शुरू करे। और फिर से इसकी आवाज भी बहुत ज्यादा अच्छी थी और वो डबिंग भी अच्छे से ही कर रही थी, पर उसे पढ़ना नहीं आ रहा था। वो पता नहीं अपने ही दिमाग में वर्ड चेंज कर रही थी और पूरे डायलॉग का मतलब ही बदल दे रही थी। वो सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो इसे तो कभी जिंदगी में काम नहीं मिलेगा, चाहे इसकी आवाज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। तब वो मन में सोचता है कि ये तो अपोलो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये तो एक बेवकूफ है। तब नैने मुड़ती है और वो बोलती है कि मैं उस लड़के की वजह से नहीं पढ़ पा रही, उसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ, और सारी लड़कियां उसके खिलाफ हो जाती है। तो बेचारे को वहाँ से जाना ही पड़ता है। अब वो सीढ़ी में बैठ के सोच ही रहा होता है कि वो इनकी आवाज से कैसे पता लगाए, क्योंकि उसने अपोलो की आवाज बस ऑनलाइन सुनी है, आमने सामने नहीं। तो ये जितना उसने सोचा था उतना आसान नहीं होने वाला। अब वो सीढ़ियों में बैठ के सोच ही रहा होता है, तब वहाँ पर आ जाती है इको। वो बोलती है कि मुझे इधर स्ट्रीम करनी है तो थोड़ा शांत रहना, और वो अपना टैबलेट लगा के स्ट्रीम करना चालू कर देती है। वो लाइव जाती है, अपने फैंस को हेलो बोलती है और स्ट्रीम एंड कर देती है। अरिसु बोलता है तो फायदा ही क्या हुआ स्ट्रीम करने का जब तुम्हें इतनी जल्दी एंड करनी थी। तब इको बोलती है कि अभी हम स्कूल में हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं स्ट्रीम कर सकूं। वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है और वो वहाँ से चली जाता है। उसे गुस्सा आ रहा होता है कि कोई भी अपने सपने को लेके सीरियस नहीं है। शिनोबू अपने वर्ड फंबल कर रही है, नैने ढंग से डायलॉग नहीं पढ़ पा रही, और इको को यूट्यूबर बनना है पर वो उसे लेके सीरियसली है ही नहीं। तो आखिर ये अपने सपने पूरे करेंगी कैसे? और अगर उस रिका की बात करें तो वो तो मुझे क्लब में दिखी ही नहीं, मतलब चारों में से कोई भी सीरियसली नहीं है। और ये बहुत शर्म की बात है कि अगर चारों में से ही कोई एक अपोलो हुआ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अपोलो का सपना बर्बाद हो। अब ये सब अपनी अलग अलग जगह पे होते हैं, पर अचानक से ब्रॉडकास्टिंग रूम से लड़ाई की आवाज आने लग जाती है। शिनोबू पहले से वहीं होती है तो बाकी तीनों लड़कियां वहाँ से भाग के आ जाती हैं कि आखिर हुआ क्या। और अरिसु बहुत भड़का हुआ था। वो उन्हें बहुत ब्रूटली बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारा सपना कभी भी सच नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम अपने सपने को लेकर सीरियस हो ही नहीं। पर अब बहुत हो चुका, मुझे नहीं पता कि तुम चारों में से अपोलो कौन है, तो तुम सबके सपने मैं खुद पूरे करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अब ये सुन के सभी मोटिवेट हो जाते हैं और उसको लात मार के कमरे से बाहर फेंक देते हैं। वो बोलते हैं कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पे चिल्लाने की। अब वो सोच ही रहा होता है कि वो इन लड़कियों का क्या करे, तभी उसका फोन फिर से बजता है। तब वो बोलता है कि आखिर मॉम मुझे इतने मैसेज क्यों कर रही हैं। पर जैसे ही वो फोन उठाता है उसके पैरों से जमीन निकल जाती है। अपोलो ने स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दिया था, पर 3 साल बाद ही क्यों? तब अपोलो बोलती है कि मुझे तो लगभग हार्ट अटैक ही आ गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने क्लोज आ जाओगे, तुमने लगभग मुझे ढूंढ ही लिया था, पर मुझे माफ करना, मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं इन चारों में से कौन हूँ, फिलहाल अभी तो बिल्कुल नहीं। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह मैं हर बार बोला करती थी कि मुझे और लिसनर्स चाहिए, पर सच कहूँ तो तुम ही मेरे लिए काफी थे। मुझे अच्छा लगता था कम से कम कोई एक तो है जो मुझे सुनने के लिए तैयार है। और हर स्ट्रीम के बाद जब मैं बोलती थी आई लव यू, तो वो मेरे सभी लिसनर्स के लिए नहीं होता था, वो बस होता था तुम्हारे लिए। खैर मैं तुम्हें बता तो नहीं सकती, पर तुम मुझे ढूंढने की पूरी कोशिश करो। इससे पहले बस उसे शक था, पर अब ये पूरी तरह से तय है कि अपोलो उन चारों में से ही एक है। और अब अरिसु सोच रहा होता है कि अगर अपोलो इस रूम के अंदर ही है तो वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहती। एक पल के लिए वो सोचता है कि वो फिर से रूम में एंटर करे और जाके उनसे पूछे कि उन चारों में से अपोलो कौन है, पर वो अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर अपोलो ये चीज छुपाना चाहती है तो मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। पर हाँ, मैं एक दिन ये पता लगा के ही रहूंगा, और जब तक मुझे पता नहीं चलता तब तक मैं तुम चारों के ही सपने पूरे करने की कोशिश करूंगा। अब अगले दिन से ही अरिसु उन्हें ट्रेनिंग करवाने लग जाता है। वो बोलता है कि अगर तुम फिट रहोगे तो तुम्हारी आवाज में निखार आएगा, तो अब से हम रोज ट्रेनिंग करेंगे, ये हमारी हेल्थ के साथ साथ आवाज के लिए भी सही है। पर नैने बोलती है कि वो तो हम समझ गए, पर क्या 6 बजे को ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? इको को तो बस आइसक्रीम खानी थी, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था जॉगिंग करने का। और वो तो अरिसु को देख के हैरान होते हैं, वो तो उल्टा भाग रहा था, फिर भी उनसे ज्यादा तेज। और इतनी ट्रेनिंग करने के बाद वो बोलता है कि इतना वार्म अप काफी है,
और ये सुन के सब पागल हो जाते हैं। क्या तुम इसे वार्म अप कहोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल ही फट जाएगा, अब मुझे और कुछ नहीं करना। तब नैने बोलती है कि और वैसे भी तुम्हें जाने हुए बस हमें एक ही दिन हुआ है, तो तुम्हें हमारा कोच बनाया किसने? तब वो बोलता है कि मैं हर चीज में परफेक्ट हूँ, तो तुम्हारा कोच बस मैं ही बन सकता हूँ। तब शिनोबू बोलती है कि वो पूरी तरह से गलत नहीं है, वो बस हमारी मदद करने की ही कोशिश कर रहा है, और शायद ये बात तो तुम भी जानती हो, वरना तुम यहाँ पर कभी नहीं आती। तब रिका बोलती है कि हम सबके सपने अलग हैं, तो क्या तुम सच में हमारे अलग अलग काम को जज कर सकते हो? क्या तुम्हें हर चीज में इतनी महारत है? तब अरिसु बोलता है कि अगर सेल के बाद कोई परफेक्ट है तो वो हूँ बस मैं, ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता। पर फिलहाल हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे, क्योंकि रेस्ट भी उतना ही जरूरी है। पर लड़कियां तो साफ मना कर देती हैं कि वो ऐसी हालत में तो खाने बिल्कुल नहीं जाएंगी, क्योंकि अभी वो पूरे पसीने से भरी हुई है। तो नहाने और कपड़े चेंज करने के बाद वो फाइनली रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर वो सबको देता है एक एक नोटबुक, जिसमें लिखे हुए थे कि ये सब अपने सपने पूरे कैसे कर सकते हैं। इको को वीट्यूबर एजेंसी में ऑडिशन देना था, शिनोबू को एक कोर्स पूरा करना था कि बेहतर एंकर कैसे बने, और नेने को तो बस नोटबुक नहीं, उसे तो पूरा बुकों का ढेर दे दिया था। अरिसु बोलता है कि तुम्हें 3rd लेवल कांजी एग्जाम पास करना है, ताकि तुम्हारी रीडिंग स्किल अच्छी हो सके। अब सबकी नजरें जाती हैं रिका की तरफ कि आखिर उसे क्या करना होगा। तब रिका बताती है कि मुझे अपने खुद के गाने लिखने हैं, उन्हें स्ट्रीट पे परफॉर्म करना है, और साथ ही साथ मुझे अपने गानों की 50 सीडी बेचनी है। तब अरिसु बताता है कि हाँ, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये सुन के रिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो अरिसु से पूछती है, क्या तुमने कभी कोई इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करा है? तब वो मना कर देता है कि मैंने आज तक किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हाथ नहीं लगाया। हाँ, मैं कभी कभार सीटियां बजा लेता हूँ, पर उससे ज्यादा कुछ नहीं। तब रिका बोलती है कि तुमने कभी ये प्ले नहीं करा तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें पता है कि इसके लिए कितनी करेज चाहिए। पर अरिसु उसकी नहीं सुनता। वो बोलता है, क्या तुम्हें फिर जिंदगी भर बैठे रहना है? अगर तुम्हें एक बड़ी सिंगर बनना है तो तुम्हें ये चीज करनी ही होगी। तब रिका उससे पूछती है, क्या तुम कभी नर्वस नहीं होते? और वो साफ मना कर देता है कि यामाबू की फैमिली की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल और नर्वस जैसा वर्ड होता ही नहीं है। तो हाँ, मैं कभी नर्वस फील नहीं करता। तब रिका उसका मुंह पकड़ते हुए बोलती है कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, तुम बस बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और कुछ नहीं। अगर तुम्हें म्यूजिक प्ले करना तक नहीं आता तो भला मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और वो वहाँ से चली जाती है। तब अरिसु बोलता है कि अब इसको क्या हो गया? फिर नीने समझाती है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो गाना गाने में बहुत अच्छी है, यहाँ तक कि वो लिरिक्स भी बहुत ज्यादा अच्छी लिखती है। पर अगर कोई तुम जैसा लड़का उसे जज करेगा उसके गाने के बारे में तो ये उसे पसंद नहीं आएगा। उसे क्या, ये तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें म्यूजिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, तो वो ठीक ही बोल रही है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकते हो। शिनोबू उसे शांत करवाने की कोशिश करती है कि रिका उसे पहले ही बहुत कुछ सुना चुकी है, अब तुम भी चालू मत हो जाओ। क्या तुम देख नहीं सकती कि वो हमारी कितनी मदद करने की कोशिश कर रहा है? और ये सब सुनने के बाद अरिसु अपने घुटनों पे आ जाता है। उसे अब रियलाइज होता है कि रिका क्या कहने की कोशिश कर रही थी। क्या उसे ये लगता है कि वो म्यूजिक सीख नहीं सकता? तब वो बोलता है कि आज तक मेरा इतना बड़ा मजाक किसी ने नहीं उड़ाया, सिवाय मेरी छोटी बहन, मेरी बड़ी बहन और मेरी मॉम के अलावा। अब ये बात उसके दिल पे लग चुकी थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो रिका का कॉन्सर्ट देखने जाएगा। दरअसल वो हर वेडनेसडे स्कूल में अपना मिनी कॉन्सर्ट करती है, पर नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर वो अपने गाने नहीं गाती। तो रिका का कॉन्सर्ट देखने बाकी लोग भी आए थे, और गाना स्टार्ट करने से पहले रिका एक चीज बोलती है कि ये मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, पर फिर भी मैं नर्वस हूँ। पता नहीं कि आप लोग बता भी सकते हैं या फिर नहीं। और यही ठीक चीज अपोलो भी बोला करती थी गाना गाने से पहले, और इसके बाद रिका गाना गाना शुरू कर देती है। और रिका की आवाज में जो सॉफ्टनेस थी वो ठीक मैच कर रही थी अपोलो से। वो तो बस उसके गाने सुनते ही रह जाता है। वो भूल भी गया था कि वो यहाँ पर आया किस लिए था। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद वो रिका के अंदर झलक देख सकता था अपोलो की। तब वो उसके पास जाके बोलता है कि मैं सुबह के लिए माफी मांगना चाहता हूँ, और हाँ, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छा गाती हो, तो अगर तुमने इधर अच्छा कर लिया तो तुम्हें स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने में क्या दिक्कत है? बस तुम्हें वहाँ पर अपने खुद के गाने गाने हैं और अपने सीडीज बेचनी है। तुम ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रही? पर रिका फिर से मना कर देती है कि तुम कोई नहीं होते मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना है, तुम मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रहो। और ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन अरिसु उससे नहीं मिलता, वो तो क्लब में भी नहीं आया था। तब रिका को थोड़ा बुरा लगता है कि शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही सुना दिया, और वो ये भी डिसाइड करती है कि वो उससे जाके माफी मांगेगी। पर तब वो एक चीज नोटिस करती है कि
स्कूल के बच्चे किसी पे चिल्ला रहे थे और जब वो जाके देखती है वो कोई और नहीं अरीसू ही था, जो वहाँ पर खड़े होके गिटार बजाने की कोशिश कर रहा था। पर सभी लड़कियां उससे चिढ़ी हुई थी क्योंकि ये वही लड़का है जो रिका को परेशान कर रहा था। अरीसू देख के हैरान हो जाती है कि क्या ये सच में गिटार प्ले कर रहा है, और वो उसके हाथों को देख के बता सकती थी कि इसने पूरी रात भर बैठ के प्रैक्टिस करी है। तो लगता है इसने मेरी बात को सीरियसली ले लिया और ये सच में गिटार सीखने लग गया। तब वो एक स्माइल करती है और उसके बगल में जाके खड़ी हो जाती है ताकि बाकी बच्चे शांत हो जाएं, और फिर ये दोनों साथ में प्ले करते हैं। और इसने सच में बहुत ज्यादा बेकार प्ले करा था, पर इससे हम उम्मीद भी कर ही क्या सकते थे क्योंकि एक रात में ये सब कुछ नहीं सीख सकता। बाद में जब ये साथ में बैठते हैं, रिका उसकी तारीफ करती है कि उसमें सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है। उसे पता था कि वो प्ले नहीं कर सकता, पर तभी वो सब बच्चों के सामने आया और उसने प्ले करा। शायद सच में तुम कभी नर्वस नहीं होते। और ये सुन के वो फिर से घमंडियों की तरह बात करने लग जाता है। यामाबू की फैमिली को पता भी नहीं होता कि नर्वसनेस होता क्या है, और जैसे ही वो ये बोलता है रिका उसे गले लगा लेती है, बस ये देखने के लिए कि वो नर्वस होता है या फिर नहीं। और सच में इस बार वो नर्वस हो गया था। अब अगले दिन वो फोकस करता है नेने पे, जो कि आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहने लगी थी। वो उससे कांजी की प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है, पर वो बाहर चली जाती है ये कहते हुए कि आज वो बिजी है। तब शिनोबू बोलती है कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बिजी रहने नहीं लग गई, आखिर बात क्या है। और अरीसू भी उसके पीछे पड़ जाता है कि तुम्हें कांजी की प्रैक्टिस करनी ही होगी, वरना तुम्हारा ड्रीम कैसे पूरा होगा। तब अरीसू बोलता है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम है क्या, ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती है, शायद इसे मेरी मदद की जरूरत ही नहीं। तब शिनोबू से समझाती है कि ऐसा नहीं है, वो बस अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकती। जब भी वो झूठ बोलती है तो उसके कान लाल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि नेने अरीसू से चिढ़ रही है, उसे उससे मदद मांगने में अजीब लग रहा है। तो वो जाके उसका पीछा करता है कि क्या शिनोबू की बात सही है, ये सच में बिजी है भी या फिर नहीं। और वो उसका पीछा करता है एक क्लासरूम में, जहाँ पर वो वॉइस एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी अकेले में। और उसकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी, मानो एक प्यारी बिल्ली की तरह जो चाहती है कि सब लोग उसे अटेंशन दे। पर बस एक चीज की कमी है, वो डायलॉग बहुत गंदे बोल रही है, मानो उसके डायलॉग्स में कोई इमोशन है ही नहीं। और वो बोलता है कि आखिर तुम करना क्या चाह रही हो, अगर तुम ऐसे बोलोगी तो बाकी लोगों को नींद आ जाएगी, क्या तुम अपनी बात में थोड़ा इमोशंस नहीं डाल सकती। पर वो उसे बुक से मार देती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे नजर रखने की, क्या तुम में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तब वो बुक देखता है कि आखिर ये मांगा पढ़ कौन सी रही है। तब नैने बताती है कि ये बहुत पॉपुलर मांगा है और इसका एनिमे एडेप्टेशन भी जल्दी आने वाला है, और इसके लिए वो ढूंढ रहे हैं वॉइस आर्टिस्ट। तब अरीसू बोलता है एक प्रिंसेस जो एक नाइट के प्यार में पड़ जाती है, आखिर इस मांगा में है क्या। तब नैने बोलती है क्या, ये पढ़ के तो मैं रोने लगी थी, जिसमें एक प्रिंसेस एक नाइट के प्यार में पड़ जाती है, पर वो किसी को बता नहीं सकती थी क्योंकि वो एक प्रिंसेस है। और जब उसी की आंखों के सामने नाइट मर जाता है तो वो उस नाइट को पकड़ के रोना चाहती थी, पर अगर वो ऐसा करती तो लोगों को उनके बारे में पता चल जाता। तो वो उस नाइट के पास जाती है और उसके ऊपर से मिट्टी हटाने लग जाती है, और वो इसी बहाने से उसके हेलमेट पे किस भी कर देती है, जिससे उन दोनों के बारे में किसी को पता भी नहीं चला। और उस प्रिंसेस ने उसे अपना फाइनल गुड बाय भी दे दिया। क्या तुम देख नहीं सकते ये कितनी इमोशनल मांगा है। तब वो उसके मुंह के बहुत सामने आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी चीजें पसंद है, और उसे इतना पास देखते हुए तो वो डर जाती है। अब नेने उससे बोल देती है कि यहाँ से बाहर निकल जाए क्योंकि उसे प्रैक्टिस करनी है, पर वो नहीं मानता और वो उसे अपने एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताने लग जाता है कि एक बार जब मैं मिडिल स्कूल में ट्रिप पे गया था तब मैंने अपना बिस्तर गीला कर दिया था, और एक बार जब मैं डेंटिस्ट के पास गया था तब भी मैंने अपनी पैंट गीली कर दी थी, और उसे ऐसे वो कई एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताता है। तब नैने ब्लश करते हुए बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम मुझे ये सब बातें क्यों बता रहे हो। तब अरिंसू बोलता है कि मैंने तुम्हें अपने एम्बैरेसिंग मूवमेंट बता दिए, तो शायद अब तुम्हें भी अपनी एम्बैरेसिंग मूवमेंट बताने में आसानी हो। और फाइनली नैने मान जाती है। तब नैने बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मैं इमोशन दिखाना नहीं चाहती, पर मैं इस कैरेक्टर को फील कर ही नहीं पा रही क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि रिलेशनशिप में होना होता कैसा है, और जब तक मेरे पास वो फीलिंग नहीं आएगी तो मैं उसकी तरह एक्ट कैसे करूंगी। और वो समय नहीं गवाता और एक घुटने पे आके वो उसे प्रपोज कर देता है कि क्या 3 हफ्तों के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। 3 हफ्ते इसीलिए क्योंकि 3 हफ्ते बाद इसका ऑडिशन था। नैने को तो कुछ समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। तब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि 3 हफ्तों तक हम दोनों रिलेशनशिप में रहेंगे, मैं एक्ट करूंगा सोल्जर की तरह और तुम एक्ट करना प्रिंसेस की तरह, तब तुम्हारे अंदर वो इमोशंस आ जाएंगे और तब तुम अच्छी वॉइस एक्टिंग कर पाओगी। तब वो बोलती है कि मैं तो मरना पसंद करूंगी। तब अरिसू से समझाता है कि वैसे भी मैं ये तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ये तुम्हारा सपना है मेरा नहीं, और ये उसकी फेवरेट मांगा थी
तो इसमें रोल पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, तो वो मान जाती है। अब ये लवर्स की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं और पूरा स्कूल पागल हो चुका था, ठीक उस मांगा की तरह कि कैसे एक प्रिंसेस एक सोल्जर से प्यार कर सकती है। वो दोनों हाथ पकड़ के चलते और वो सारी चीजें करते जो एक कपल्स करते हैं। और बस इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे करके सारे पोजेस और वो सारे डायलॉग मारने लग जाता है जो उस मांगा में थे, जैसे कि उसे गोद में उठाना। यही ठीक पैनल था मांगा में और नैने को ये 3 हफ्तों तक झेलना होगा। पर तब नैने की सांसें रुक जाती है जब इसे रियलाइज होता है कि फाइनल चैप्टर में क्या हुआ था। तब वो सोचती है कि अगर ये सारी चीजें वो कर रहा है जो मांगा में हुई थी, तो इसका मतलब हम दोनों को एंड में किस करना होगा। तो अब बहुत दिन बीतते रहते हैं और वो एक एक करके वो सारी चीजें करते हैं जो मांगा में हुई थी, बोट चलाना, उसे गोदी में उठाना और पता नहीं क्या क्या। पर अब फाइनल दिन आ चुका था। अब ये वाला मोमेंट था जब इन दोनों को किस करना था। नैने बहुत ज्यादा नर्वस होती है कि क्या ये इसलिए तो नहीं कर रहा ताकि ये मुझसे किस ले सके। पर इतने दिनों में वो इतना तो समझ चुकी थी कि अरीसू ऐसा लड़का नहीं है, पर क्या करे, रूल तो रूल ही है। तो वो लिपस्टिक लगा के तैयार हो जाती है और जब वो फाइनल सीन करने के लिए उसके पास जाती है, अरीसू मना कर देता है। और ये सुन के तो नैने हैरान थी कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है कि हम किसिंग सीन नहीं कर सकते? क्या तुम भूल गए हमें प्रैक्टिस करनी थी? हमने एक एक वो सीन करा है जो मांगा में था, तो तुम अब पीछे क्यों हट रहे हो? पर अरीसू मना कर देता है। वो बोलता है कि हमें जितनी प्रैक्टिस कर ली थी हमने कर ली और अपनी लाइफ में से ये सीन बस उसी के लिए बचा के रखो जिसे तुम सच में पसंद करती हो। अब नैने को खुद समझ में नहीं आता कि उसे क्या फील हो रहा है, क्या वो उस पे चिल्लाए या फिर खुश हो। पर वो उससे ज्यादा बहस नहीं करती, वो बस इतना बोलती है कि तुम इस दिन को रिग्रेट करोगे। और वो ऑडिशन देने चली जाती है और जब वो ऑडिशन दे के वापस आ जाती है तब उसे पता चलता है कि वो रिजेक्ट हो चुकी है। और ये सुन के तो वो बेहोश हो जाता है। वो बोलता है कि मैंने इतना प्लान बनाया, इतनी मेहनत करी, आखिर मेरा परफेक्ट प्लान फेल कैसे हो सकता है? तुमने तो इतनी अच्छी एक्टिंग करी थी, तो वो तुम्हें रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? तब नैने उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी या फिर मेरी किसी की भी गलती नहीं है। दरअसल जो इस बुक का ऑथर था उसने पहले से ही अपने फेवरेट्स को चुन रखा था और ये ऑडिशन तो बस नाम का ही था। पर वो फिर भी उदास होता है और वो वहाँ पर लेट जाता है एक मरे हुए नाइट की तरह जिसने पूरी उम्मीद ही खो दी है। और नैने देखती है कि ये तो बिल्कुल उसी मांगा के एंड के सीन की तरह है जब नाइट मर जाता है और प्रिंसेस उसके हेलमेट पे जाके किस करती है। तो नैने भी ठीक वैसा ही करती है, वो नीचे झुकती है और बुक के कवर पे किस कर देती है जिससे खुद अरीसू को और बाकी किसी को भी पता ना चले। पर अरीसू समझ जाता है। वो उसे पकड़ते हुए बोलता है क्या तुमने मुझे अभी किस करा? मैंने वो मांगा पढ़ी है, ये ठीक उसके एंडिंग के सीन की तरह है ना? क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? और ये सुन के वो ब्लश करने लग जाती है और बोलती है कि तुम अपने आप को समझते क्या हो? और वो उसे उठा के नीचे पटक देती है, ये बोलते हुए कि वो उससे बहुत ज्यादा हेट करती है। और बाकी तीनों लड़कियां तो उसे रोकने की भी कोशिश नहीं करती क्योंकि कहीं वो खुद ना पिट जाए। तब अरीसू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि वो मुझसे इतना हेट करती है, उसने तो मुझे उठा के ही पटक दिया। पर तब शिनोबू बोलती है कि ऐसा नहीं है, वो तुमसे हेट नहीं करती, भूल गए मैंने क्या कहा था? और फिर हमें दिखाया जाता है कि नैने के कान लाल हो रखे होते हैं और जैसे हमें पता ही था उसके कान बस तभी लाल होते हैं जब वो झूठ बोलती है। तो इसका मतलब उससे हेट करने वाली बात पूरी तरह से झूठ थी। और अब हमें शुरुआत में स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो चारों लड़कियां बात कर रही होती हैं, क्या तुम्हारे पास बॉडी वाइप पड़ा हुआ है? शायद वो अपने आप को साफ कर रही थी। पर तभी अचानक से चारों में से एक को याद आता है क्या हमने दरवाजा भी बंद करा था या फिर नहीं? और तभी रूम के अंदर घुस जाता है अरीसू और वो रूम के अंदर तब घुसता है जब वो लड़कियां कपड़े चेंज कर रही थी। अगर ये कोई और एनिमे होता तब पक्का हमारा मेन कैरेक्टर पिट जाता, जैसा ठीक हमारे बेचारे कुजे के साथ हुआ था। 見た見たのImago Poveris Drak Stopti Pravalência अरीसू बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है क्योंकि वो 99% परफेक्ट है, तो वो उल्टा उन लड़कियों को ही डांट देता है और वो बेचारी बैठ के उसके लेक्चर सुनती रहती हैं। वो उन्हें बहुत सुनाता है कि अब तुम हाई स्कूल में हो, ऐसी बचपना करना बंद कर दो, कम से कम तुम्हें दरवाजा लॉक तो करना चाहिए। क्या होता अगर मेरी जगह कोई और होता? तब रीका आराम से इको से पूछती है कि आखिर हमें ये इतना लेक्चर दे क्यों रहा है? तब इको बोलती है कि ज्यादा मत पूछो वरना वो हमें और सुनाने लग जाएगा। बस बेचारी एक शिनोबू ही थी जिसे गिल्टी फील हो रहा था। वो माफी मांगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब नैने थोड़ी हिम्मत करके बोलती है कि गलती तो तुम्हारी भी है, तुम ऐसे लड़कियों के रूम में क्यों घुस रहे हो? पर अरीसू इसका भी जवाब दे देता है कि ये तुम्हारा कोई पर्सनल रूम नहीं है, ये ब्रॉडकास्टिंग रूम है और मैं उसका मेंबर। पर फिर भी वो उनसे माफी मांग लेता है क्योंकि वो भी जानता है उसे एक बार तो नॉक करना ही चाहिए था और वो इन लोगों को ऐसी हालत में देख चुका है तो वो सब एक माफी तो डिजर्व करती ही हैं। और वो चारों लड़कियां हैरान होती हैं, क्या ये सच में माफी मांग रहा है? उनने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि अरीसू किसी से माफी मांगेगा। अब टाइम बीतते रहता है और स्कूल खत्म हो चुका था तो ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में अनाउंसमेंट कर देते हैं। पर अजीब चीज ये थी, शिनोबू की जगह
रिका अनाउंस कर रही थी। तब शिनोबू बताती है कि मैंने फिर से गड़बड़ कर दी। वो बोलते बोलते फिर से अटक गई, इसीलिए अनाउंसमेंट अब रिका को करनी पड़ी। तब रिका बोलती है कि अब स्कूल खत्म हो चुका है तो क्यों ना हम कुछ मीठा खाने जाए, पर अरीसू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे कुछ पर्सनल काम है तो तुम चारों जा सकती हो। तब रिका बोलती है कि अगर तुम चलते तो मुझे अच्छा लगता। फिर अरीसू बोलता है कि मैं चल सकता हूँ अगर तुम थोड़ा रोना धोना करो और थोड़ी सी भीख मांगो, पर अरीसू मना कर देती है। खैर रहने ही दो, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और वो वहाँ से चली जाता है। और रिको फिर से बोलती है कि मैं आइसक्रीम खाऊंगी। पता नहीं इसे आइसक्रीम कितनी पसंद है, पर तब नेने उन सबको रोकती है और वो बोलती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। एक पल के लिए तो सब हैरान थे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तब नेने बोलती है कि उस बेवकूफ ने हमें कपड़े चेंज करते हुए देख लिया और ये हम लड़कियों के लिए बहुत शर्म की बात है। पता नहीं वो ये बात जाके किस किस को बताएगा, तो क्यों ना हम उसका पीछा करें। और पीछा करते करते क्या पता वो कुछ ऐसा कर दे जिससे वो एम्बेरस हो जाए, और वो चीज करते समय हम उसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। क्या पता हमारी तरह भी वो खुले में कपड़े चेंज करे। पर रिका बोलती है कि ये इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, वो जो भी हुआ वो एक्सीडेंट था, वो जानबूझ के हमारे रूम में नहीं घुसा था। पर नेने बोलती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, वो घुसा था ये मैटर करता है। इको को तो इसमें मजा आ रहा था। वो बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ नेने। और रिका भी अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगी थी, क्योंकि उसे जानना था कि आखिरकार द परफेक्ट अरीसू अपनी लाइफ में करता क्या है। और अगर ये सब राजी थे तो शिनोबू मना क्यों ही करती, तो वो भी तैयार हो जाती है उसका पीछा करने के लिए। तब नेने बोलती है कि अब ऐसा परफेक्ट मोमेंट ढूंढो जब वो बिना कपड़े के होगा, और तब हम उसकी फोटो क्लिक कर लेंगे। वो एक स्पाई की तरह उनका पीछा करने लग जाते हैं। वो पूरे रास्ते भर यही सोचते हैं कि ये कुछ तो ऐसा करे जिससे ये एम्बेरस हो जाए जैसे हम हुए थे। तब नेने बोलते हैं कि देखो कि वो कितना बदतमीज है, वो ट्रेन में अडल्ट मैगजीन पढ़ रहा है, मैं इसकी फोटो क्लिक कर लेती हूँ ताकि हम बाद में इसे लेक्चर दे सके जैसे ये हमें दे रहा था। पर जब वो कैमरा जूम इन करती है तब उसे पता चलता है कि वो एक किताब पढ़ रहा था कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, और ये किताब ये इन चारों के लिए पढ़ रहा था क्योंकि उनकी हरकतें भी बच्चों की तरह ही थी। तब शिनोबू बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, तुम बस कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। और नैने भी इरिटेट हो चुकी थी, क्या ये कोई गलती करता भी है या फिर नहीं। अब पीछा करते करते वो आ जाते हैं एक कैफे की तरफ। अरीसू उस कैफे के अंदर घुस जाता है। अब ये बोलते हैं अब तो पक्का वो कुछ ना कुछ करेगा, और जैसे ही वो कुछ करेगा मैं उसकी फोटो क्लिक कर लूंगी। शिनोबू बोलती है कि वो कैफे में क्या ही कर लेगा, क्या तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रही। और रिको फिर से बोलती है कि काश उस कैफे में आइसक्रीम हो, पर जैसे ही वो उस कैफे में पहुंचते हैं वो सब के सब हैरान हो जाते हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि वो कुछ गलत हरकतें कर रहा था, पर इसीलिए क्योंकि वो एक वेटर की ड्रेस में था। और इससे पहले अरीसू उन्हें देख पाता वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं और भारी आवाज में बोलते हैं कि हम अपना ऑर्डर बाद में देंगे। तो अरीसू उन लोगों को पहचान नहीं पाता। वो चारों फुसफुसा के बातें कर रहे थे कि आखिर ये इधर क्या कर रहा है। ये तो 24 घंटे ये बोलते रहता था ना कि ये अमीर बाप की औलाद है और ये यामाबुकी ग्रुप का फ्यूचर मालिक है। इको बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता इसने झूठ बोला, क्या ऐसा इसने इसलिए करा ताकि ये लड़कियों के बीच में इंप्रेशन बढ़ा सके। किसी को यकीन नहीं आता क्या द परफेक्ट अरीसू एक वेटर का काम करता है। तब वो उसकी बातें सुनते हैं शॉप के मालिक के साथ, जहाँ पर अरीसू उससे बोल रहा होता है कि वो इस बार एक्स्ट्रा काम करेगा क्योंकि उसे पैसों की जरूरत है। और वो चारों सुन के तो और हैरान हो जाते हैं कि अमीर तो छोड़ो, ये तो गरीबों में भी गरीब है, इसे यहाँ पर ओवर टाइम करना पड़ रहा है। मुझे तो लगता था कि ये कोई रिच खानदान से है। पर तब दुकान का मालिक भी सेम चीज बोलता है कि पर तुम ये काम क्यों कर रहे हो, तुम तो अमीर हो ना। और तब अरीसू बोलता है कि मैं अमीर नहीं हूँ, वो मेरे फादर हैं और मैं उनके पैसों का यूज नहीं करना चाहता, चाहे वो कितने भी अमीर क्यों ना हो। अगर मुझे कुछ चीज चाहिए तो उसके लिए मैं खुद कमाऊंगा, ना कि मैं किसी और की मनी पे डिपेंड रहूंगा। और ये सुन के वो चारों बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि इतना अमीर होने के बाद भी ये अपने बाप का पैसा यूज नहीं कर रहा। तब वो कैफे वाला उससे फिर से पूछता है पर तुम्हें इतनी भी क्या जरूरत है पैसों की कि तुम एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। तब वो बताता है कि उसे ऑडियो इक्विपमेंट चाहिए ब्रॉडकास्टिंग रूम के लिए, जिसके लिए मुझे कमाने होंगे 1 मिलियन येन, जो लगभग इंडियन रुपीज में 5,70,000 रुपए के बराबर होते हैं। और वो चारों फिर से हैरान होते हैं कि हमें तो लगा था कि ये पैसा ये स्टॉक मार्केट से कमाएगा या फिर अपने डैड से लेगा, पर ये इतना काम क्या बस ये हमारे लिए कर रहा है। तब वो चारों फिर से उनकी बातें सुनने लग जाते हैं जब दुकानदार उन्हें बोलता है कि आखिर तुम अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता नहीं कि स्कूल को 1 मिलियन वॉन देना कुछ ज्यादा हो जाएगा। तब अरीसू बोलता है कि हाँ इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ, ये मैं उन चारों के लिए कर रहा हूँ। उन चारों पे पैसा लगाना ऐसा ही है मानो किसी पैसों में आग लगा देना। सच में मुझे उन चारों से उतनी उम्मीद नहीं है क्योंकि वो खुद अपने काम को लेके सीरियसली है ही नहीं, पर मुझे एक चीज पता है कि उनमें टैलेंट है और उस टैलेंट को निखारने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए उन्हें कितना भी लेक्चर क्यों ना देना पड़े या फिर कितने भी पैसे क्यों ना लगाने पड़े। मैं जब तक हार नहीं मानूंगा जब तक वो अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते। और ये सुन के ये चारों इमोशनल हो जाते हैं कि ये अरीसू के बारे में क्या क्या सोचते थे कि वो बस बातें करता है और बस ऑर्डर देता है, पर वो सच में कितनी मेहनत कर रहा है। तब ये अपने आप को रिवील करते हैं
हैं। ये चारों ही एक साथ बोलते हैं और फिर से इन चारों की आवाज लगती है उसे अपोलो की तरह। और जैसे ही वो अपनी गर्दन घुमाता है वो देखता है कि उसकी पूरी टीम यहाँ पर बैठी होती है और मूड को थोड़ा इमोशनल से लाइट करने के लिए बीच में आती है नेने और बोलती है कि तुम इस एप्रोन में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो। जरा सोच के देखो लोगों को कैसा लगेगा कि स्कूल का सबसे अमीर बच्चा इस कैफे में एक वेटर का काम कर रहा है और वो उसकी फोटो खींचने लग जाती है। अब सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे सिवाय इको के, क्योंकि उसके दिमाग में अब कुछ चल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग रूम में वो कुछ कर रहा था और उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि अपोलो के पास मेरी कन्फेसिंग वीडियो पड़ी हुई है और अब तो इनके पास ये भी वीडियो आ गई कि मैं एक कैफे में काम करता हूँ। हालांकि इसमें कोई शर्म की बात नहीं है पर हमारा स्कूल इसे अलाउ नहीं करता, तो अगर इन्हें पता चल गया कि मैं बाहर काम कर रहा हूँ तो ये मुझे स्कूल से निकाल देंगे। अब ये पक्का चारों के चारों मुझे ब्लैकमेल करेंगे। मेरा तो सारा और ही माइनस हो गया। पर अचानक से ही रूम में एंटर हो जाती है इको और अरीसु बोलता है क्या तुम मुझे ब्लैकमेल करने आई हो? तुम चाहे किसी को भी बता दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तब इको बोलती है कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करने नहीं आई, अब मुझे तुम्हारी एक एम्बैरेसिंग मोमेंट पता चल गई तो अब तुम्हारे साथ मैं भी एक शेयर कर सकती हूँ और वो रूम को लॉक कर देती है। तब इको बताती है कि जैसे तुम जानते ही हो कि मुझे वीटीविंग करते हुए बहुत टाइम हो चुका है पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पा रही, मेरे सब्सक्राइबर बस एक जगह पे ही रुक गए हैं। तब अरीसु बताता है कि हाँ मैंने भी नोटिस किया था और मैं लाइव स्ट्रीम में तुम्हारे कमेंट देख के बता सकता हूँ कि शायद लोग तुमसे अब बोर हो चुके हैं और वो हो भी क्यों ना, तुम बस 5 सेकंड की स्ट्रीम करती हो, बस हेलो बोलती हो और बाद में बाय बोल देती हो। तब वो अपने आप को डिफेंड करते हुए बोलती है कि ऐसा बस मैं लंच ब्रेक में करती हूँ, तुम्हें पता भी है कि मैं क्या क्या करती हूँ, मैं कैरियोके करती हूँ, गेमिंग करती हूँ, चैटिंग करती हूँ, कुकिंग करती हूँ और यहाँ तक कि ड्राइंग तक करती हूँ अपनी स्ट्रीम पे, यहाँ तक कि जो कैरेक्टर तुम देख रहे हो ये मैंने ही बनाया है। तब अरीसु बोलता है कि फिर मुझे इसकी असली वजह पता चल गई, मैंने तुम्हारी सारी स्ट्रीम देखी है अब तक जितनी भी तुमने की है। तब वो ब्लश करते हुए बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरी लड़कियों को देखने में? तब वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने वो सारी वीडियो पब्लिक कर रखी है। पर तब वो बोलता है कि वैसे भी मेन टॉपिक ही नहीं है और वो इको को उसकी सारी स्ट्रीम दिखाता है, जैसे कि इस स्ट्रीम में वो कैरियोके करने वाली थी और दूसरी स्ट्रीम में इसका बर्थडे था जिसमें ये बोलती है कि ये बहुत ज्यादा खुश है और तीसरी स्ट्रीम में ये ज़ॉम्बी गेम खेल रही थी, चौथी में ये गाने गा रही थी और पांचवी में बस ये इसलिए खुश थी क्योंकि बस इसका एग्जाम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ था। तब वो बोलता है जरा खुद देखो तुम कितनी लाइफलेस लग रही हो, आखिर कोई तुम्हें पसंद क्यों ही करेगा, तुमने बस एक एनिमे कैरेक्टर का पीएनजी लगा दिया जो बस बातें कर रहा है, उसमें कोई भी इमोशंस नहीं है और मैं फेशियल एक्सप्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी वॉइस की बात कर रहा हूँ। तुम बोलती तो हो कि तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो पर तुम्हारी आवाज से वैसा लगता नहीं। तब वो उसे सजेशन देता है कि तुम्हें थोड़े अलग अलग मॉडल ट्राई करने चाहिए जैसे एक्सप्रेशन वाले या फिर 3D मॉडल्स। पर इको बोलती है कि मैं ऐसा कर तो लेती पर तुम्हें पता है कि इसमें कितने पैसे लगते हैं एक 3D मॉडल बनाने में और उसके लिए ट्रैकिंग सूट लाने के लिए, तो इसी वजह से मुझे इस 2D PNG से काम चलाना पड़ता है। तब वो बोलता है कि वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, ये सब चीजें मैं कर लूंगा, तुम बस सेम कैरेक्टर ड्रॉ करो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। पर फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी असली काम तुम्हें ही करना है, तुम्हें अपनी एक्साइटमेंट दिखानी ही होगी। अब ये दोनों मिलके बहुत दिनों तक काम करते हैं और फाइनली बना लेते हैं ये इसका न्यू मॉडल। इसमें कुछ अलग नहीं था, बस इसमें इसके एक्सप्रेशन दिख सकते थे। तब वो इको के पास जाता है और बोलता है चलो अब मुझे स्माइल करके दिखाओ और वो साफ मना कर देती है कि मैं इमोशंस नहीं दिखा सकती, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। तो वो दरवाजा लॉक करता है और उसे टिकल करने लग जाता है, पर वो हंसने का नाम ले ही नहीं रही थी, वो अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। वो तरह तरह के उसे चेहरे बना के दिखाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। फाइनली वो दोनों गिर जाते हैं और वो पहली बार बहुत ज्यादा खुल के हंसती है और अरीसु बोलता है मुझे यही हंसी देखनी है और तुम्हारे फैंस को भी। पर तभी एक सेल्फी स्टिक लगा के नैने खिड़की के बाहर देखती है कि आखिर तुम उसके साथ कर क्या रहे हो। तब शिनोबू बोलती है कि हमने 2-3 बार दरवाजा नॉक करा पर किसी ने खोला नहीं, तो हमें लगा तुम मर गए, इसलिए हम अपने फोन का यूज करके तुम्हारे रूम के अंदर देख रहे हैं। पर यहाँ तो मामला कुछ और ही है। अब वो तीनों गेट की तरफ आ जाते हैं और जैसे ही वो गेट खोलता है वो सब उससे पूछते हैं कि आखिर इसने तुम्हारे साथ किया क्या, और वो बोलती है कि इसने मुझे जगह जगह छुआ और फ्लोर पे पिन कर दिया। हालांकि उसका कहने का मतलब वो नहीं था, पर जिस तरह से उसने बोला बाकी सब इसको गलत वे में ले गए। और अरीसु बोलता है कि तुम्हें अपने शब्दों में ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिस तरह तुम बोल रही हो वो सुनने में बहुत ज्यादा वियर्ड लग रहा है। और नैने उसे बांध देती है और बोलती है कि तुम्हें तो अब जेल जाना पड़ेगा। पर इको उसे रोकते हुए बोलती है कि शुक्रिया,
जो भी तुमने मेरे लिए किया, अब फाइनली मैं खुल के हंस सकती हूँ। तब वो उसे एक फाइनल एडवाइस देता है कि तुम्हें कुछ भी फेक करने की जरूरत नहीं है, तुम बस खुल के अपने इमोशंस दिखाओ और वो लोग तुम्हें पसंद करने लग जाएंगे। और वो भी एग्री करती है कि कल मैं उन्हें अपना असली रूप दिखाऊंगी। और बाकी सब भी खुश होते हैं कि फाइनली इको खुल के बाहर आ रही है। अब अगले दिन सुमेरागी इकॉन 2.0 लाइव स्ट्रीम चालू हो जाती है और इसको 159 लोग देख रहे थे। और एक और चीज, अभी इन बच्चों को नहीं पता कि ये वीट्यूबर कौन है। स्कूल के बच्चे वो स्ट्रीम देखने लग जाते हैं पर उन्हें कुछ डिफरेंस फील होता ही नहीं कि ये तो सेम पहले की तरह ही लग रही है। और इस बार अरीसू से पीछे से देख रहा था कि वो कोई गड़बड़ ना करे। और तभी को बोलती है कि मैं कैमरे के सामने नहीं हंस पा रही और वो स्ट्रीम में बताने लग जाती है कि किस तरह मैंने नया अवतार बनाया है। इसमें मैं स्माइल कर सकती हूँ, हंस सकती हूँ, रो सकती हूँ और गुस्सा कर सकती हूँ। ये सारे मैंने खुद ही ड्रॉ करे हैं। और ये सब वो बोल रही थी बिना किसी इमोशन और स्माइल के। और अरीसू समझ चुका था कि ये बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। और सच में लोग भड़कने लग जाते हैं कि आखिरकार इसमें चेंज है क्या ये क्लिकबेट कर रही है, इसने हमारा बेवकूफ बनाया है। और उसके व्यूअर्स अचानक से गिरने लग जाते हैं। और ये देख के तो वो और ज्यादा पैनिक हो जाती है कि प्लीज अभी मत जाओ, मुझे थोड़ा टाइम दो प्रोसेस करने के लिए। पर तब अरीसू आता है और उसकी स्ट्रीम को रोक देता है और वो बोलता है कि आज के लिए इतना काफी है। तब वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, इतने टाइम बाद लोग मुझे देख रहे थे। तब वो बोलता है कि तुम्हारे व्यूअर्स धीरे धीरे घटते जा रहे थे और एक पॉइंट ऐसा आता जब वो 0 हो जाते क्योंकि तुम उन्हें धोखा दे रही हो। और तब वो अपनी जैकेट उतारने लग जाती है ताकि वो थोड़ा कंफर्टेबल फील कर सके। और तब अरीसू बोलता है कि तुम सच में एक डिसअपॉइंटमेंट हो, मुझे शुरू से ही पता था कि तुम कुछ नहीं कर सकती, बस तुमसे बड़ी बड़ी बातें ही करवा लो। और वो थोड़ा भड़क जाती है कि अब तुम्हें इतना भी सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस नर्वस हो गई थी। तब वो उसे और बोलता है कि तुम ये अपना ड्रीम कभी पूरा नहीं कर पाओगी, तुम बस लोगों को बेवकूफी बना रही हो, तुम इसको लेके बिल्कुल भी सीरियसली नहीं हो। और इस बार वो पूरा भड़क चुकी थी, हमने इसे इतना गुस्से में कभी नहीं देखा। वो बोलती है कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, मेरे लिए यही सबसे ज्यादा मैटर करता है और मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। तब वो बोलती है कि मैं अपना बेस्ट कर रही हूँ, जितना मैं कर सकती हूँ। क्या इतना काफी नहीं? मेरे पास भी इमोशंस है क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, पर मैं बाकियों की तरह उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकती क्योंकि शायद मैं डरती हूँ। तब वो बोलता है अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग से इतनी ही नफरत है तो तुम ये छोड़ क्यों नहीं देती? पर वो रोते हुए बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मुझे स्ट्रीमिंग से प्यार है और छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैं तो स्ट्रीमिंग के बिना एक दिन भी नहीं रह सकती। तब अचानक से शिनोबू रूम में एंटर कर जाती है और वो बोलती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुमने अपनी स्ट्रीम एंड क्यों नहीं करी? तब नैने भी आके बोलती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, तुमने अपनी वीडियो तो ऑफ कर दी पर तुम्हारी ऑडियो अभी भी ऑन थी। और उसे तो अब चक्कर आने लग जाते हैं कि उसके फैंस ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। वो बोलती है कि पक्का ये अब मुझे कैंसिल कर देंगे। पर जैसे ही वो अपनी स्क्रीन उठा के देखती है उसे पता चलता है कि उसकी 2000 से ऊपर की वॉचिंग आ रही है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तब शिनोबू बोलती है कि तुम्हें अपने व्यूअर से बात करनी चाहिए, पर उसे समझ में नहीं आता कि इतने सारे लोग उसे क्यों देख रहे हैं। और अरीसू उसे बताता है कि याद है कि मैंने कल क्या कहा था कि एक यूट्यूबर को लोग तभी पसंद करते हैं जब वो अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो परफेक्ट है या फिर नहीं। जब तुम्हें लगा कि तुम ऑफ स्ट्रीम हो तो तुमने अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखा दी और वो उन लोगों को पसंद आई। पर फिर भी उसने इस बीच में बहुत कुछ ज्यादा बोल दिया था। तो अब फाइनली वो एक स्माइल के साथ बोलती है फॉरगेट इट ऑल बीइंग, और ये बहुत वो क्यूटली बोलती है, वो भी एक स्माइल के साथ, जिसे देख के तो पूरे स्कूल के लड़के पागल हो जाते हैं कि ये सच में कितनी ज्यादा क्यूट है। और पूरी चैट भी पागल हो जाती है उसका ये नया रूप देख के। पर वो तभी स्ट्रीम एंड कर देती है क्योंकि वो अभी भी बहुत ज्यादा नर्वस ही थी। और स्कूल खत्म होने से पहले वो अरीसू को भी फिर से कॉल करती है और सीधा कॉल नहीं, वो करती है उसके साथ प्राइवेट लाइव स्ट्रीम जिसमें उसका कैरेक्टर उसे दिख रहा था। तब वो बोलती है कि तुम मुझे नॉर्मल वीडियो कॉल क्यों नहीं कर रही? तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें बस थैंक्स कहना चाहती हूँ, मुझे पता है कि ये तुमने जानबूझ के किया, तुमने जानबूझ के मेरी ऑडियो ऑन रखी और मुझे इतना उकसाया कि मैं भड़कने पे मजबूर हो जाऊं, और तुम्हारे वजह से ही मैं अपना असली रूप उन्हें दिखा पाई। तो फिर से शुक्रिया, मैं तब तुम्हारे सामने नहीं बोल पाई। पर तब वो बोलता है तुम्हारी स्माइल बहुत ज्यादा क्यूट है, पर वो तुम्हारी रियल स्माइल के सामने कुछ नहीं है। अब अरीसू हैरान होता है कि ये फिर से इमोशनलेस क्यों हो गई, क्योंकि उसे उसके कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। पर सच्चाई तो ये थी कि उसने अपना मुंह छुपा के रखा था, तो वो कैरेक्टर उसके इमोशन को ट्रैक नहीं कर पा रहा था। उसका पूरा का पूरा मुंह लाल हो चुका था। उसे समझ में नहीं आता कि अरीसू से बात करते समय उसे ऐसा फील क्यों हो रहा है। अब हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू स्टूडेंट काउंसिल रूम में सबको ऑर्डर दे रही होती है क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है। वो बताती है कि किस तरह इस साल लड़कियां और लड़के दोनों ही एक स्कूल में आ चुके हैं, तो इस साल का स्पोर्ट फेस्टिवल कुछ ज्यादा ही अलग होगा और इसमें हमें काम भी उतना ही करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से काम करेंगे। मैंने इसके ऊपर नोट्स भी बनाए हैं, आप चाहे तो उन्हें पढ़ सकते हैं। तब उनमें से एक लड़का बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, आपने इन डॉक्यूमेंट्स में अपनी फोटो क्यों लगा रखी है? और ये सुन के तो शिनोबू के होश ही उड़ जाते हैं।
उसने हर बार की तरह फिर से गड़बड़ कर ही दी। उसे लगानी किसी और चीज की फोटो थी, उसने अपनी लगा दी। और वहाँ से दूसरी लड़की भी बोलती है कि ये मेरे उसमें भी यही चीज है। तब वो इन सबसे रिक्वेस्ट करती है कि इस गलती के बारे में किसी को मत बताना, मैं ऐसे जल्दी फिक्स कर दूंगी। पर लड़के तो खुशी थे क्योंकि उन्हें स्कूल प्रिंसेस की फोटो जो मिल गई। अब हमें दिखाया जाता है कि किस तरह पूरा का पूरा स्कूल उस पर डिपेंड होता है। सब उससे तरह तरह की मदद मांगते हैं, कोई होमवर्क में, कोई किसी अलग चीज में, और वो किसी को भी कभी मना नहीं करती, मानो ये इस स्कूल की प्रिंसेस है। तब फिर से उसके पास दो लड़कियां आके बोलती हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कुछ मिसिंग है, पर हम पता नहीं लगा पा रहे क्या, और हमने बहुत कोशिश करी पर हम तब भी कुछ नहीं कर पा रहे। तब शिनोबू फिर से बोलती है कि ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मैं देख लूंगी। अब शाम का सीन हो चुका था और शिनोबू अकेले जाते हुए सोचती है कि आज तो मुझ पे बहुत ज्यादा काम आ चुका है, लगता है मुझे पूरी रात भर जागना होगा। अब वो ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाके सबको बताती है कि कल उन्हें क्या क्या चीजें करनी है। उन्हें शो अनाउंस करना है, कमेंट्री करनी है, स्कोर्स बताने हैं, और भी कई ऐसी चीजें जिनका तो अभी नाम मैं खुद भूल रही हूँ। तब रिका बोलती है कि फिर हमें काम बांट लेना चाहिए। तो कौन क्या चीज करेगा? अभी हमें स्क्रिप्ट भी तैयार करनी है कि हमें उधर बोलना क्या है। तब नैने बोलती है कि ये चीज तो पिछली बार इको और तुमने की थी। तब इको बोलती है हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि हमने कितनी बड़ी गड़बड़ करी थी उस दिन, यहाँ तक कि टेनिस मैच की तो हमने कमेंट्री तक नहीं करी थी। तब शिनोबू बोलती है कि वो सब तो मुझ पे छोड़ दो, वो मैं कर लूंगी। तब रिका बोलती है अच्छा ठीक है, तो स्कोरिंग कौन संभालेगा? क्या नैने वो तुम कर सकती हो? पर वो बोलती है कि मैं मैथ्स में बहुत ज्यादा वीक हूँ, तो ये स्कोरिंग वाला काम तो मुझसे बिल्कुल नहीं होगा। तब शिनोबू फिर से बोलती है कि ये भी मैं ही कर लूंगी। और ऐसे ही करते करते वो जितने भी काम बांट रहे थे, सारे काम जा रहे थे शिनोबू के पास, और वो हर काम के लिए हाँ बोल दे रही थी। तब नैने बोलती है कि तुम पे कुछ ज्यादा ही प्रेशर आ गया है, हमें इस बार काम अच्छे से बांट लेना चाहिए। पर शिनोबू मना कर देती है कि मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, मैंने पिछले साल भी करा था तो मैं इस बार भी कर ही लूंगी। तब अरीसू पूछता है कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में हम ब्रॉडकास्टिंग का कुछ क्यों नहीं करते, जिसकी वजह से तुम्हें भी थोड़ा पुश मिल जाए। तब नन्ने बोलती है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम मेड कैफे खोलें। पर अरीसू साफ मना कर देता है कि मेड कैफे का ब्रॉडकास्टिंग से क्या लेना देना, और इसी तरह ये तरह तरह के बेकार आइडिया देते रहते हैं। तब शिनोबू बोलती है कि वो आइडिया तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं उसके बारे में सोच लूंगी। अब तो सारा काम ही इसी के कंधों पे आ चुका था। अब ये सभी लोग जाते हैं कैरियोको के लिए, पर शिनोबू मना कर देती है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा काम था। और शिनोबू नहीं जाती तो अरीसू भी नहीं जाता, और वो पता नहीं उसे अजीब नजरों से देख रहा था, मानो उसमें कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर के लिए तो शिनोबू डर जाती है, और तब वो उसके पास आके बोलता है कि अब जो यहाँ पर होने वाला है वो बस हम दोनों के बीच में सीक्रेट रहेगा, तुम ये चीज किसी को नहीं बताओगी। शिनोबू ब्लश कर रही होती है कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या ये सच में वही करने वाला है जो मैं सोच रही हूँ। वो तो पूरी शर्म के मारे लाल हो चुकी थी, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तब वो नोटिस करती है कि उसने अपना हाथ आगे बढ़ा रखा है, और उसके हाथ में होती है एक टॉफी, और वो टॉफी नहीं एक मेडिसिन थी, मानो जापान में विक्स की तरह। तब शिनोबू बोलती है कि आखिर तुम ये मुझे क्यों दे रहे हो। तब अरीसू उसे समझाता है कि मैं सुबह से तुम्हें सुन रहा हूँ, तुम्हारी आवाज में कुछ चेंज है, लगता है तुम्हारा गला थोड़ा सा खराब है, तो तुम ये खा सकती हो, इससे तुम्हारे गले को आराम मिलेगा। वो बोलती है कि ठीक है, पर उस सीक्रेट का क्या जो तुमने मुझसे छुपाने के लिए बोला था। तब वो उसे समझाता है कि दरअसल हम यामाबुकी फैमिली में स्वीट्स खाना मना है, और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं ये टॉफी जेब में लेके घूम रहा हूँ तो वो तो मुझे घर से लात मार के निकाल देंगे, तो प्लीज ये किसी को मत बताना, ये यामाबुकी रूल्स के खिलाफ है। अब शिनोबू सोचने लग जाती है कि सुबह से उसके पास कितने लोग आए थे, पर सब आए थे अपने मतलब के लिए। कोई उससे काम करवाना चाहता था तो कोई उससे हेल्प लेना चाहता था, पर किसी ने भी नोटिस नहीं करा कि उसका गला थोड़ा सा खराब है, सिवाय अरीसू के। तो इसे ये सोच के थोड़ा अच्छा लगा, और वो उसे थैंक्स बोलती है कि तुमने नोटिस किया, सुबह से एक भी पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने इस बात पे ध्यान दिया हो। तब अरीसू बोलता है तो मैं कैसे न करता, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुनते रहता हूँ और मैं हमेशा तुम्हें देखते रहता हूँ, तो ये मुझे पता होना चाहिए कि कब तुम्हारे साथ क्या चेंज हो रहा है। तब वो पूछता है कि आखिर तुम इतना ओवर वर्क क्यों कर रही हो, तुम किसी की हेल्प क्यों नहीं लेती। तब वो उसे बोलती है कि बस ये मान लो कि मुझे एक ऐसी वाइस प्रेसिडेंट बनना है जिस पे सब भरोसा कर सके, और शायद मैं ये भी चाहती हूँ कि वो लोग मेरी तारीफ करें कि मैं कितना काम करती हूँ। पर अभी भी ये सच्चाई नहीं बता रही थी। तब अरीसू बोलता है कि तुम सबका क्रेडिट लेना चाहती हो। तब शिनोबू बोलती है कि ऐसा बोल के तो तुम मुझे बुरा दिखा रहे हो, पर हाँ तुम कह सकते हो। पर तब वो बोलता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम दूसरों पे भी भरोसा कर सकती हो, खासकर मुझ पे। तुम्हें मेरे सामने परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ एक दोस्त की तरह रहो और मेरे साथ वो चीजें शेयर करो जो तुम सबसे छुपा रही हो। तब वो जाने लगता है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। मैं आज रात को स्कूल में अकेले रुकूंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम मुझे कंपनी दोगे। अब अगले दिन क्या करना है और कैसे करना है ये सब डिसाइड करने के लिए
ये दोनों जाते हैं लाइब्रेरी में। पर इससे पहले ये आगे की चीजें स्टार्ट कर पाए, शिनोबू उससे एक रिक्वेस्ट करती है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और वो जब तक ना खोले जब तक वो ना कहे। तब अरिसु मान तो जाता है, पर वो बोलता है कि कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश मत करना। और शिनोबू आराम से उसके पास आती है और वो बोलती है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे दोस्त मानते हो, तो तुम मुझ पे इतना तो भरोसा कर ही सकते हो। पर तभी अरिसु की इंस्टिंक्ट काम कर जाती है और वो अपनी आंखें खोल देता है और वो अपने आगे देखता है शिनोबू को, जो उसे चॉकलेट खिलाने ही वाली थी। और ये देख के तो वो ऐसे डर जाता है मानो जैसे सुपरमैन ने क्रिप्टोनाइट देख लिया हो। वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसी हुई, तुम एक यामाबुकी को चॉकलेट खिलाने की कोशिश कर रही हो, तुम्हें पता है ना एक यामाबुकी कभी चॉकलेट्स नहीं खाता। तब वो बस स्माइल करते हुए बोलती है कि माफ करना, मैं बस तुम्हारा ये रूल तोड़ना चाहती थी पर मैं पकड़ी गई। और शिनोबू वो चॉकलेट खुद ही खा लेती है। तब वो बोलता है कि मुझे तो नहीं लगता था कि तुम इतनी चॉकलेट खाती हो। तब वो बताती है कि हाँ, मुझे ये खाना बहुत ज्यादा पसंद है। एक काउंसिल प्रेसिडेंट का काम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और चॉकलेट मेरे स्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। पर वो सच में ही बहुत हद से ज्यादा चॉकलेट्स थी। और वो बोलता है तुम्हें पता है ना, अगर तुम खाते हुए पकड़ी गई तो वो तुम पे फाइन लगा सकते हैं। तब शिनोबू बोलती है इसीलिए मैं ये अकेले में ही खाती हूँ, तुम्हारे अलावा ये सीक्रेट मेरा किसी को नहीं पता। और वो उसे भी चॉकलेट खिलाने की कोशिश करती है ताकि वो भी किसी को कुछ ना बोले, पर वो मना कर देता है कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ कि एक यामाबुकी कभी चॉकलेट्स नहीं खाते। तब वो बोलती है कि अब इतना भी ड्रामे मत करो, अभी थोड़ी देर पहले ही तुमने मुझे वो टॉफी दी थी, तो वो तुम्हारी जेब में क्या कर रही थी अगर तुम ये नहीं खाते तो। तब वो बताता है कि वो मैंने तुम लोगों के लिए रख रखी है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो मैं ऐसी चीजें साथ में रखता हूँ ताकि वो तुम्हारे काम आ सके, ना कि मेरे। अब तुम्हें बात समझ में आ गई। तब शिनोबू बताती है कि काम करने के लिए बस हम दोनों हैं और हमारे पास है बस एक रात। पर तब अरिसु उसे तसल्ली देता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक यामाबुकी के सामने हो। हाँ, अगर कोई नॉर्मल लड़का होता तो उसे ये काम करने में सच में पूरी रात लग जाती, पर जैसे कि तुम जानती ही हो कि मैं परफेक्ट हूँ, तो मैं ये सब काम जल्दी कर लूंगा। तब शिनोबू खुश होती है कि हाँ, तुम पे भरोसा करा जा सकता है। तब अरिसु बोलता है अगर तुम मुझ पे सच में भरोसा करती हो तो अब मुझे बताओ, तुम कभी अपनी मन की बात साफ से क्यों नहीं बोलती। तब वो उसे अब सच बताती है और वो उसे एक एग्जाम्पल देती है कि मानो मैं इस चॉकलेट की तरह हूँ जिसे बनाने के लिए तरह तरह की चीजें यूज करी गई हैं, कोको पाउडर, शुगर वगैरह वगैरह। और जब ये सारी चीजें साथ में मिलती है तब हमें मिलती है एक परफेक्ट चॉकलेट। और मैं भी इस चॉकलेट की तरह ही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा खुद का कोई वजूद नहीं है अगर मेरे आसपास के लोग ना हो, कि बाकी लड़कियां मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं। वो अपने टैलेंट को लेके सीरियस हैं, जैसे ई को यूट्यूबिंग को लेके, नैने वॉइस एक्टिंग को लेके और रीका अपने गाने को लेकर। वो कुछ ना कुछ करते रहते ही हैं जिससे वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव कर सके। पर मैंने कुछ भी ऐसी चीज नहीं करी जिससे मैं ये कह सकूं कि मैं अपने गोल के थोड़ा नजदीक हूँ। मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उनसे जेलस हूँ, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं उनकी बराबरी की नहीं हूँ। तो इसीलिए मैं अपने सपने ना पूरे करके मैं उनके सपने पूरे करती हूँ और उनकी मदद करती हूँ क्योंकि उनमें पोटेंशियल है। तब अरिसु बोलता है हाँ, मैंने भी नोटिस करा है कि तुम अपने ड्रीम को लेके बिल्कुल भी सीरियसली नहीं हो, पर फिर भी तुमने कहा था कि तुम्हें एक एंकर बनना है और तुमने मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं दिया। तुम बाकियों की मदद क्यों नहीं लेना चाहती। तब वो उसे बताती है कि पिछले साल क्या हुआ था। पिछले साल भी इन चारों ने मिलकर स्पोर्ट्स फेस्टिवल संभाला था, पर नैने वो सारे स्पोर्ट्स के नाम और सब लोगों के नाम गलत लिए जा रही थी, जैसे कि वो हर बार करती आ रही है। और ईगो ने तो उधर उधर टकरा के सारे सामान ही तोड़ दिए थे। और जहाँ तक बात रही रीका की, वो तो एंड मौके पे ही बीमार पड़ गई थी, तो वो उस दिन स्कूल ही नहीं आई और वो पूरा स्पोर्ट्स फेस्टिवल बेकार हो गया। तो मैंने सोचा कि इस बार मैं ये सब अकेले ही कर लेती हूँ ताकि मुझे किसी पे निर्भर ना होना पड़े। और वैसे भी ये मेरा आखिरी साल होगा ब्रॉडकास्टिंग क्लब में, तो मैं मेमोरीज बनाना चाहती हूँ। और ये सुन के तो उसकी हालत ही खराब हो जाती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, ये तुम्हारा आखिरी साल होगा, क्या तुम स्कूल बदल रही हो। तब शिनोबू से समझाती है कि मैं स्कूल नहीं बदल रही, बल्कि बस मैं ये क्लब छोड़ रही हूँ क्योंकि अब मुझे पढ़ाई पे फोकस करना है। मेरे एग्जाम में नंबर अब बहुत ज्यादा कम आते हैं और अगर मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। और जैसे कि तुम जानते ही हो, एक अच्छा एंकर बनने के लिए मुझे बड़ी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा ताकि मैं अपनी लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ा सकूं। पर वो और भड़क जाता है और वो उससे बोलता है कि तुम इतनी वीक कब से हो गई, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम्हें ऐसे पाला हो, तुम तो मेरा नाम डुबा रही हो, थोड़ी बहादुर बनो। तब शिनोबू डरते हुए बोलती है कि तुम मेरे डैड की तरह बातें क्यों कर रहे हो। तब वो उसे समझाता है कि क्लब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई और ये साथ में भी कर सकती हो। तब वो उसे तसल्ली देता है कि मैं तुम्हारी हर चीज में मदद करूंगा, तुम्हें पढ़ाई में मदद चाहिए मैं वो करूंगा।
तुम्हें अपनी वॉइस को बेटर बनाना है, मैं उसके लिए भी तुम्हारी मदद करूंगा। मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे तुम अपना गोल अचीव कर सको। तो तुम ये क्लब नहीं छोड़ सकती, तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। क्या तुम मेरा प्रॉमिस भूल गई कि मैंने कहा था कि मैं तुम चारों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा? तब शिनोबू को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। अरिसु की बातें उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर रही थी। और तब अरिसु एक और चीज बोलता है कि ये सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना कि तुम इन तीनों से नीचे हो। तुम में भी उतना ही टैलेंट है, तुम उनकी बराबरी की हो। बस फर्क इतना है, उनके दिल में जो आता है वो खुल के बोल देती है और तुम छुपा के रखती हो। पर इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम उनकी जितनी ही सुंदर और उतनी ही टैलेंटेड हो। अब ये बोल के तो उसका मुंह और लाल हो जाता है और वो बोलती है कि ये बस तुम मुझे मोटिवेट करने के लिए कह रहे हो। पर दरअसल उसे ये सुन के बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, चाहे वो झूठ भी क्यों ना हो। तब अरिसु बोलता है कि तुम एक यामाबुकी पे शक नहीं कर सकती, हम कभी झूठ नहीं बोलते। पर तब शिनोबू उससे एक सीक्रेट रखने के लिए बोलती है कि हमारे बीच में जो भी बातें हुई है वो प्लीज बाकियों को मत बताना कि मैंने क्लब छोड़ने की बात करी थी और मैं ये सोचती हूँ कि मैं उन बाकियों से नीचे हूँ। क्या तुम मेरा ये सीक्रेट रख सकते हो? शिनोबू को ये लग रहा था कि ये सारी बातें बाकी लड़कियों को बता देगा, पर उसे यकीन दिलाने के लिए अरिसु वो करता है जो यामाबुकी खानदान में आज तक किसी ने नहीं करा। वो एक चॉकलेट खा लेता है और तब वो बोलता है कि अब तुम्हारे पास भी एक रीजन है मुझे ब्लैकमेल करने का, तो अब डील हम दोनों के बीच में है। मैं उन लड़कियों से कुछ नहीं कहूंगा और तुम मेरे परिवार वालों से कुछ मत कहना। और शिनोबू स्माइल करती है क्योंकि अरिसु ने उसके लिए अपना रूल तक तोड़ दिया। अब स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारी पूरी तरह से हो चुकी थी, पर अभी भी एक चीज बाकी थी कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या प्रेजेंट करेंगे। और शिनोबू एक आइडिया देती है। अभी तक बस हमें इतना ही बताया जाता है कि इस आइडिया में दो कप्स हैं जो एक रस्सी से बंधे हुए हैं, मानो एक टेलीफोन। पर इसका क्या करेंगे वो हमें बाद में पता चलेगा। और शुरू में तो वो लड़कियां बहुत अजीब सा मुंह बनाती हैं, पर उन सबको ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब स्पोर्ट्स डे आ चुका था और अरिसु तो सारी चीजें जीत रहा था। वो रेस में सबसे आगे था। सब लोग हैरान थे कि आखिर ये इतना तेज कैसे भाग सकता है। और वो बस एक चीज नहीं कर रहा था, वो तो रेस जीतने के बाद डायरेक्ट कमेंट्री भी करने लग जाता है। सच में मानना पड़ेगा, पहले तो मुझे लगता था कि ये बड़ी बड़ी बातें करता है, पर ये सच में परफेक्ट है। ये सारे काम अच्छे से कर रहा था और उधर नैने सारे काम बिगाड़ रही थी। वो तो टाइम पर कमेंट्री के लिए पहुंच भी नहीं पाती। अब दूसरी गेम थी स्कैवेंजर हंट। दरअसल इस गेम में ऐसा होता है, हमें एक पर्ची मिलती है और उस पर्ची में जो भी लिखा होगा हमें वो चीज लेके आनी पड़ेगी और फिनिश लाइन क्रॉस करनी होगी। और जिसने सबसे पहले ये करा वो जीत जाएगा। तो इको भागते हुए आती है और रिका को बुलाती है कि गेम खेलने की बारी हम दोनों की है, तो जल्दी आ जाओ। और अरिसु कमेंट्री कर रहा था। अब वो दोनों पर्चियां उठा लेती हैं। एक की पर्ची में ये आता है कि उस पर्सन को लेके आओ जिस पे तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, और दूसरी की पर्ची में ये लिखा था कि उस पर्सन को लेके आओ जिसकी वॉइस तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है। और ये देखने के बाद दोनों भागती है अरिसु की तरफ और बोलती है कि जल्दी हमारे साथ आओ। वो पूछता है कि आखिर तुम्हारी पर्ची में ऐसा क्या आ गया जो तुम मुझे लेके जा रही हो, पर दोनों में से कोई कुछ नहीं बताता। वो बोलते हैं कि हमें रेस जीतनी है तो जल्दी से हमारे साथ चलो। और जब बात कंपटीशन की आती है, एक यामाबू के पीछे नहीं रह सकता, तो वो उन दोनों को ही अपनी गोदी में उठा लेता है और भागने लग जाता है। सब हैरान थे कि ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे है, और कुछ लड़के तो जलन के मारे मर ही गए थे। पर फिर भी इन दोनों ने थोड़ी देर कर दी थी तो ये दोनों रेस हार जाते हैं और इन दोनों से ज्यादा अरिसु को रिग्रेट हो रहा होता है। वो बेचारा तो रोने लग जाता है क्योंकि इससे पहले वो कभी नहीं हारा। हाँ, हालांकि ये उसकी गेम नहीं थी, फिर भी हार तो उसी की हुई ना। पर अरिसु अपनी दूसरी गेम के लिए भाग जाता है शिनोबू के पास, पर उन्हें पता चलता है कि उनके दो टीममेट्स तो इंजर्ड हो गए हैं। तब शिनोबू बोलती है कि हमें गेम से पीछे हट जाना चाहिए क्योंकि भला दो लोगों के साथ हम ये गेम कैसे खेलेंगे। पर अरिसु मना कर देता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दो लोग हैं या फिर एक यामाबुकी कभी पीछे नहीं हटता। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं समझा दूं कि इस गेम में क्या होता है। दरअसल इस गेम में 4-5 लोग हॉर्सेस बनते हैं और एक बनता है किंग जो उनके ऊपर बैठता है। बस हमें करना ये होगा कि हम सामने वाले के सर से वो बैंड उतार देंगे और जिसका बैंड उतरा वो गेम से बाहर हो जाएगा। तो नैने की टीम तो हैरान हो जाती है कि आखिर ये अरिसु कर क्या रहा है। और तब हमें पता चलता है कि अरिसु ने शिनोबू को अपने कंधे पे बिठा के रखा होता है। वो बोलता है कि मुझे टीम की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही काफी हैं इन्हें हराने के लिए। अब गेम स्टार्ट हो जाती है और जाते ही नैने उससे लड़ने लग जाती है कि तुम मेरे रास्ते के सामने से हट जाओ, तुम मेरे मुंह के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हो। पर वो भी हटने का नाम नहीं लेता। वो बोलता है कि ये मेरी भी गेम है, भला मैं पीछे क्यों हटूं। तब वो बोलती है कि ठीक है, पर मेरी तरफ मत देखो वरना मुझे उन दिनों की याद आती है। दरअसल ये उन दिनों की बातें कर रही है जब इन दोनों ने फेक डेट करी थी उस रोल के लिए। पर अरिसु को ये समझ में नहीं आता। वो बोलता है कि किस दिनों की बातें कर रही हो तुम। पर इससे पहले नैने उसे बता पाती, शिनोबू के सर से वो बैंड खींच लेते हैं और ये हो जाते हैं गेम से बाहर। अरिसु नैने के साथ बिजी था तो उसे तो रियलाइज ही नहीं होता। वो तो बाद में शिनोबू से बताती है कि हम बाहर हो गए, वो भी एक स्माइल के साथ। और बेचारा तो इस बार पागल ही हो जाता
जाता है। एक ही दिन में 2 बार हो गया जब ये एक गेम हार चुका है। पता नहीं ये अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाएगा। तो अब नैने की टीम आगे चली जाती है बाकी लोगों से लड़ने के लिए, और नैने उसको पीछे मुड़ते हुए देखती है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी फील हो रही होती है। वो बोलती है कि आखिर ये दोनों इतने ज्यादा क्लोज क्यों हैं? पता नहीं ये 24 घंटे एक दूसरे के पीछे क्यों लगे रहते हैं? क्या ये थोड़ा दूर नहीं रह सकते? आखिर इनके बीच में चल क्या रहा है? पर तब उसे रियलाइज होता है कि वो क्या सोच रही है, और वो अपने आप को समझाने की कोशिश करती है कि उसे ऐसी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। उसका और अरीसू का कुछ लेना देना नहीं है, तो उसे कोई हक नहीं है कि उसके प्राइवेट लाइफ के बीच में आए। और अब नैने का ध्यान भी नहीं था तो उसकी टीम भी बाहर हो जाती है। अब हो चुका था 15 मिनट का ब्रेक। अब लगभग सारे स्पोर्ट्स हो चुके थे, पर अभी ब्रॉडकास्टिंग क्लब वाले क्या पेश करेंगे वो दिखाना बाकी था। तो दरअसल शिनोबू का आइडिया ये था कि हम एक माइक्रोफोन बनाएंगे कप और थ्रेड की मदद से। तो उससे होगा ऐसा कि स्कूल का कोई भी बच्चा बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील करे वो इस माइक्रोफोन में कुछ भी बोल पाएगा, चाहे उसे अपना कोई सीक्रेट बताना हो या फिर किसी को कन्फेस करना हो। ये सब वो कर पाएगा बिना अपना चेहरा दिखाए। तब अरीसू बोलता है कि तुम्हारी बात तो सही है, पर तुम उनसे लेटर्स भी तो लिखवा सकती थी ना, कि वो लेटर छोड़ के जाए और वो लेटर्स तुम पढ़ लो। पर तब शिनोबू समझाती है कि फिर उसका मजा ही क्या है। मजा तो तब आएगा ना जब वो अपने दिल की बातें अपने मुंह से कहेंगे। और वो बताती है कि मैंने तो पोस्टर भी बनाए हैं, अब बस हमें इन्हें जगह जगह लगाना है ताकि बच्चों को इसके बारे में पता चल पाए। तुमने ये असेंबली में क्यों नहीं करा? क्योंकि अगर तुम तब बोलती तब सब स्कूल को उसके बारे में पता चल पाता और ज्यादा बच्चे कन्फेस करने के लिए आते। पर इसके पीछे का रीजन नैने समझाती है। वो बोलती है कि शिनोबू गलत नहीं है। दरअसल हमारा स्कूल डेटिंग को प्रमोट नहीं करता। इधर बच्चों का डेट करना मानो एक क्राइम के बराबर है। और अगर हम टीचर्स को बताते कि हम ब्रॉडकास्टिंग रूम में मन की बातें बता रहे हैं तो पक्का कई बच्चे ऐसे होते जो अपना प्यार कन्फेस करते, और इसे रोकने के लिए टीचर कुछ भी करते। तो शिनोबू ने सही करा, उन्हें नहीं बताया। हाँ, हालांकि उन्हें अभी भी तो पता चल जाएगा, पर बस फर्क इतना होगा अभी वो इस चीज को रोक नहीं पाएंगे। पर तभी पीछे से किसी की आवाज आती है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम इस चीज को नहीं रोक सकते? और तुम्हें सच में ये लगा कि हमें कभी पता नहीं चलेगा? और शिनोबू की हालत खराब हो जाती है। फिर हमें रिवील होती है कि पीछे खड़ी होती है उनकी टीचर लेमन चान, जो इस ब्रॉडकास्टिंग। अब लेमन चान उनका प्लान देखती है और वो बताते हैं कि ये चीज हम रिसर्च में करेंगे, कि सभी बच्चे आएंगे, सीक्रेटली अपना प्यार कन्फेस करेंगे और इससे ब्रॉडकास्टिंग क्लब फेमस हो जाएगा। तब नैने बोलती है कि हाँ, मैं मानती हूँ, हमारे स्कूल की पॉलिसी है कि कोई भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, पर वो अपना प्यार तो कन्फेस कर ही सकता है हमारे जरिए। तो हम रूल तोड़ेंगे तो, पर डायरेक्टली नहीं। पर लेमन चान मना कर देती है कि रूल तो रूल होते हैं, तुम उन्हें नहीं तोड़ सकती। और नैने बोलती है कि मुझे तो पता ही था आप ये बोलोगी, आप शुरू से बहुत ज्यादा नेगेटिव हो। तब लेमन चान बोलती है कि मैं एक टीचर हूँ, मैं चाहती हूँ कि चीजें वैसे ही चले जैसे चलती आ रही है, मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। तब वो सब बोलते हैं कि अगर आपको ऐसी ही लाइफ चाहिए थी तो आप टीचर बनी ही क्यों? अब लेमन चान इन सब की बातें सुन ही नहीं रही थी। तो बीच में आता है हमारा अरीसू और वो बोलता है, मैं हूँ यामाबुकी अरीसू, आपसे मिलके मुझे अच्छा लगा। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो मैं आपको इसके बेनिफिट बता सकता हूँ। अरीसू उसे अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर लेमन चान तो सीधा बोल देती है कि तुम बहुत ज्यादा अनोइंग हो। और बेचारा अरीसू तो हैरान होता है, उसने जब से इस स्कूल में एडमिशन लिया है तब से कोई ना कोई आके उसे उल्टा सीधा सुना के चली जाता है। तब लेमन चान आगे बोलती है कि यही रीजन था कि मैं नहीं चाहती थी कि ब्रॉडकास्टिंग रूम में कोई लड़का आए। तुम्हें बस पूरे स्कूल में पॉपुलर होना है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ के बॉस हो, पर शायद तुम भूल रहे हो, यहाँ की टीचर मैं हूँ। पर शिनोबू उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे ये करने दीजिए, क्योंकि मुझे एक एंकर बनना है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तब शिनोबू बोलती है कि आपको पता है ना कि पिछले साल क्या हुआ था? हमारे क्लब पे पूरा स्कूल ही थूक रहा था, हमने पूरा स्पोर्ट्स डे ही बेकार कर दिया था। पर जैसे कि आप देख सकती हैं कि इस बार सबको मजा आ रहा है, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल स्मूथ जा रहा है। और जरा सोच के देखो, अगर इस बार का स्पोर्ट फेस्टिवल बेहतर गया तो इसमें बस हमारा फायदा नहीं है, आपका भी फायदा है। पूरे स्कूल में आपका नाम हो जाएगा कि आपके बच्चों ने इतना बेहतर किया। सोचो बच्चे और पेरेंट्स के सामने आपकी रिस्पेक्ट कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये सुनने के बाद वो चेयर पे बैठ जाती है और बोलती है कि तुम सब ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी से काम पे लग जाओ। और नैने भूलती है कि ये कितनी ज्यादा मतलबी है। जब इन्हें पता चला कि इनका मतलब निकल रहा है तो ये एक ही बारी में मान गई, पर एक मुसीबत हटी तो दूसरी अपने आप आ गई। अब दिक्कत ये थी कि ये फ्लायर्स बांटेंगे कैसे। शिनोबू तो बोलती है कि ये उसे खिड़की से फेंक देंगे, पर लेमन मना कर देती है, जरा बाहर देखो। और बाहर होते हैं उनके पीई टीचर, जो सारे लड़कों और लड़कियों को अलग कर रहे होते हैं। इनका बस एक ही काम है
कि कोई भी लड़का और लड़की साथ में ना आए। तब लेमन चान बोलती है कि अगर तुम फ्लायर्स यहाँ से फेंकोगी तो वो पक्का देख लेंगे, और अगर गलती से भी उनके हाथ पे एक भी फ्लायर लग गया तो तुम्हारा पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। तो अब ये लोगों के पास वो मैसेज पहुँचाए कैसे? तब नैने बोलती है कि हम ग्रुप में मैसेज क्यों नहीं कर देते, पर ये आइडिया बेकार था। रीका बोलती है ऐसा करने से सभी बच्चों के पास वो मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास सभी बच्चों का नंबर नहीं है। तब लेमन बोलती है कि उस सामेजिमा को मुझ पे छोड़ दो, मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी और जब तक तुम फ्लायर्स उन्हें बांट देना, और इसके बाद हम सब मेरा प्लान कंटिन्यू कर सकते हैं। तब नैने बोलती है कि आपका मतलब क्या है मेरा प्लान? ये प्लान शिनोबू का है और अभी 5 मिनट पहले आप इसी प्लान के अगेंस्ट थी। अब लेमन बाहर चली जाती है जहाँ पर सामाजिमे सभी बच्चों को अलग कर रहा था। लेमन उनसे बोलती है कि आप बहुत देर से काम कर रहे हैं, क्यों ना हम एक छोटा सा ब्रेक ले लें। और जिस तरह से वो पूछती है, बेचारा सामेजिमा भी मना नहीं कर पाता, तो वो एक छोटे से ब्रेक के लिए मान जाता है, पर इसके लिए बेचारी लेमन सान को अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। तो जब तक लेमन उन्हें बिजी रखती है, ये सब बच्चे उनको फ्लायर बांटने लग जाते हैं। अब इन्हें सब कुछ जल्दी करना था, पर ये सबको एक साथ कैसे बुलाएं? और हाँ, इन्हें इस चीज का भी ध्यान देना था कि कोई और टीचर इन्हें ना देख ले। तब नैने के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सभी लड़कियों को वहाँ पर बुला लेती है। अरिसु भी आने की कोशिश करता है, पर वो उसे वहाँ से भगा देती है कि लड़कों का इस प्लान में कोई काम नहीं। अब उसका जो भी प्लान था वो सभी लड़कियों को बता देती है, पर रीका के अलावा सभी खुश थे और रीका को ये चीज करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। पर नैने समझाती है कि शिनोबू के लिए हमें ये करना ही होगा। तो ये था इनका प्लान। दरअसल ये सब आते हैं कॉस्प्ले करके, जिससे ये पूरे स्कूल की अटेंशन ग्रैब कर ही लेते हैं, और फेमस तो ये पहले से ही थे। तो जैसे ही सभी बच्चे इनके पास आते हैं, ये उन्हें एक फ्लायर दे देते हैं, और दूसरी तरफ से लेमन चान भी भागते हुए आ रही होती हैं। वो अरिसु से बोलती है कि आप मुझे इस प्लान का पार्ट नहीं बनना, ये तो मेरे पीछे ही पड़ गए, तो प्लीज मुझे बचाओ। और वो अरिसु के पीछे जाके छुप जाती हैं, और उन टीचर को देख के बाकी लड़कियां भी वहाँ से भाग जाती हैं। वो तो अच्छा था कि उन्हें कुछ पता नहीं चला। तो अब ये प्लान बताते हैं कि ये बच्चों की प्राइवेसी को बचाए कैसे। तो दरअसल ये करेंगे ऐसा, ये बच्चों को एक अंधेरे कमरे में रखेंगे, जो एक एक करके ब्रॉडकास्टिंग रूम के बाहर जाएंगे और वायर्ड फोन से शिनोबू को मैसेज देंगे, और शिनोबू उनका मैसेज पूरे स्कूल को सुनाएगी। तो इससे कभी पता नहीं चलेगा कि वो मैसेज किसने दिया था। अब लंच ब्रेक हो चुका था, तो शिनोबू तैयार हो जाती है। वो बताना स्टार्ट करती है कि अब पूरे लंच ब्रेक में सभी बच्चे एक एक करके आ सकते हैं और हमें अपना सीक्रेट बता सकते हैं, और कर सकते हैं उस लड़के या फिर लड़की को कन्फेस जिसे आप पसंद करते हैं। और ये सुन के सामाजिमे बोलता है कि मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा, पर इससे पहले वो कुछ कर पाता, पीछे से फिर से आ जाती है लेमन सान, और वो फिर से अपनी एक्टिंग करना चालू कर देती हैं, और उनसे बोलती है लंच साथ में करने के लिए, और वो भी मान जाता है। वो चाहती थी कि ये बच्चों से दूर ही रहे। तो अब ये चीज चालू हो चुकी थी। सबसे पहले आती है एक लड़की, वो अपना मैसेज दे देती है शिनोबू को, और शिनोबू बोल देती है वो मैसेज पूरे स्कूल के सामने। वो बोलती है कि ये है पहला कन्फेशन, और जो ये लड़की है वो मैसेज देना चाहती है शिंदोकुन को, जो क्लास 2 में है। वो बताना चाहती है कि वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, और ये सुन के तो बेचारे को खुद को ही यकीन नहीं होता, क्या कोई लड़की उसे भी पसंद करती है। तब वो मैसेज कंटिन्यू करती है जो उस लड़की ने दिया था, और वो मैसेज होता है कि मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से हम पहली बार मिले थे, और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं जानती हूँ कि ये चीज तुम्हें भी पता है कि मैं कौन हूँ, तो मैं बस तुमसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और अगर तुम भी मुझे पसंद करते हो तो तुम कुछ भी जवाब मत दो, बस अपनी जगह से खड़े हो जाओ, मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारा आंसर हाँ में है। और वो खड़ा हो जाता है, और बाकी टीचरों को भी ये चीज थोड़ी अच्छी लगती है कि ये बहुत ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट था, पर वो जानते थे कि ये सामाजिमे नहीं होने देगा, वो इन्हें रुकवा ही देगा। पर अब इन सबको क्या पता कि वो भी प्यार में पड़ चुका है। अब ये कन्फेशन सुनने के बाद बाकी बच्चे भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, और वो सब बाहर की भीड़ देख के हैरान हो जाते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि इस रूम में अंधेरा क्यों है, तो दरअसल इसकी एक वजह है, ताकि बच्चों का चेहरा दिखे ना और वो खुल के कन्फेशन कर सके। अब कन्फेस करता है दूसरा लड़का एक लड़की को। वो उसे बताता है कि वो उसे कितने दिल से पसंद करता है, पर वो लड़की उसे रिजेक्ट कर देती है, ये बोल के कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। बेचारे का तो दिल ही टूट गया होगा। पर अच्छी चीज ये थी कि कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा पाएगा, क्योंकि कोई जानता ही नहीं ये मैसेज किसकी तरफ से था। तो इससे बाकी बच्चे और ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं। इसका मतलब वो बिना किसी फियर के अपने क्रश को कन्फेस कर सकते हैं। तब इको बोलती है बाकी बच्चों का तो ठीक है, पर क्या तुम्हें भी किसी को कन्फेस करना है या फिर कोई गलती माननी है जो तुम सामने नहीं बोल सकती। सभी लड़कियां पहले तो थोड़ा हिचकिचाती हैं, पर धीरे धीरे करके वो मान जाती हैं। और दरअसल तीनों ही एक ही लड़की के बारे में बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि वो उसे लव कन्फेस कर रहे थे, दरअसल वो इस चीज के बारे में माफी मांगने चाहते थे कि अरीसू उनके ऊपर कितनी मेहनत करता है, तब भी ये सब मिलके उसे कितना
इतना सुनाते हैं और कभी उसके रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर इन्हें कन्फेस करने का मौका मिला तो ये उससे माफी मांगना चाहेंगे। अब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, पर बेचारी शिनोबू की तो किस्मत ही खराब थी, क्योंकि अब उसका माइक खराब हो जाता है और जब तक माइक काम नहीं करेगा तब तक वो बच्चों के पास मैसेज कैसे पहुंचाएगी। वो बेचारी तो रोने तक लग जाती है और बोलती है कि इस बार का स्पोर्ट फेस्टिवल बर्बाद नहीं होगा, चाहे मुझे चिल्ला चिल्ला के ही सबको क्यों ना बताना पड़े। तो वो खिड़की के पास जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब वो माइक का यूज नहीं करेगी, बल्कि वो चिल्ला के ही पूरे स्कूल को बताएगी। ईगो उससे मना करती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारा गला खराब हो जाएगा, और क्या तुम्हें लगता है कि सब बच्चे तुम्हें सुन पाएंगे। पर तभी एंट्री होती है अरिसु की, और हर बार की तरह इसके पास अभी भी एक सॉल्यूशन होता है। दरअसल सामा जिमे का माइक्रोफोन चुरा के आ गया, और वैसे भी तुम्हें तो एक एंकर बनना है ना, तो तुम्हें उन सबको फेस करके ये बोलना चाहिए। तो ये मेगाफोन उठाओ और इस दिन को ऐतिहासिक बना दो। और शिनोबू जाके उसे हक कर लेती है। वो बता नहीं सकती थी कि वो कितनी ज्यादा खुश है। उसे तो लगा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया, पर हर बार की तरह अरिसु ने उसे बचा लिया। और तब वो उसके कान में बोलता है कि मैं अपनी क्राइम बडी के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। दरअसल ऐसा ये इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इन दोनों ने ही साथ में स्कूल के नियम तोड़े थे, जैसे कि स्कूल में चॉकलेट खाना। अब वो मेगाफोन लेके तैयार हो जाती है, और अब तो बच्चे और भी ज्यादा खुश थे क्योंकि वो शिनोबू को आमने सामने देख पा रहे थे। तो ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका था। अब धीरे धीरे करके बच्चों की संख्या बढ़ी जा रही थी और वो बहुत सारे लोगों की प्यार कन्फेस करती है। कई लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और कई लोग रिजेक्ट। और अब अंत नजदीक आ चुका था। तब दरवाजे के पार से किसी का मैसेज आता है और वो लड़की बोलती है कि मुझे अपना प्यार कन्फेस करना है यामाबुकी अरिसु को। अब सब कुछ अच्छा जा रहा था। तब शिनोबू आखिरी बार बाहर आती है और देती है एक मैसेज, पर इससे पहले वो मैसेज देती अरिसु सोचता है कि इस बार ये एक भी बार नहीं अटकी, वरना जब भी ये ब्रॉडकास्टिंग करती थी हर बार अटक जाती थी। लगता है अब ये नर्वस नहीं है, और वो उसकी बात सुनता है अब ध्यान से। शिनोबू मैसेज देना शुरू करती है। वो बोलती है कि कोई ऐसा था जिसे 3 साल पहले मैंने धोखा दिया। दरअसल 3 साल पहले एक लड़का मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, पर मैं गायब हो गई उसकी जिंदगी से बिना बताए। मैंने उसे एक आखिरी गुड बाय भी नहीं करा। सभी बच्चे हैरान थे कि 3 साल पहले, आखिर हमारे स्कूल में ऐसा कौन है जो 3 साल पहले से ही डेट कर रहा है। पूरे स्कूल में किसी को कुछ समझ में नहीं आता सिवाय अरिसु के। तब शिनोबू कंटिन्यू करती है कि मैं 3 साल पहले भाग गई, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं रखा, पर जब मैंने तुम्हें 3 साल बाद देखा मैं डर गई थी। मुझे लगा तुम मुझ पे गुस्सा होगे या फिर मेरी बात ही नहीं सुनना चाहोगे, पर तुम मुझे अभी भी ढूंढ रहे हो और अभी भी तुम मेरे सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो फाइनली मैं तुमसे वो कहना चाहती हूँ जो मेरे दिल में 3 सालों से था। और अब शिनोबू अपना माइक नीचे रख देती है और वो उससे बोल देती है अरिसु मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पूरा स्कूल हैरान था कि आखिर ये मैसेज दिया किसने होगा, क्योंकि लड़के और लड़कियों का स्कूल तो इस बार साथ में हुआ है, तो वो लड़की अरिसु को 3 साल पहले से कैसे जानती है। और अरिसु भी सोचता है कि अपोलो हर बार स्ट्रीम एंड करने के बाद आई लव यू बोलती थी, पर वो कभी डायरेक्ट मेरे लिए नहीं होता था, पर इस बार उसने भी मुझसे बोल दिया कि वो भी मुझे पसंद करती है, तो फिर वो छुप क्यों रही है। पर अब तो बात ये थी कि वो मैसेज दिया किसने था। वो भागते हुए जाता है शिनोबू के पास और वो उसका हाथ पकड़ लेता है कि जल्दी बताओ कि वो आखिरी मैसेज किसने दिया था। पर वो शर्मा जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि वो मैं थी, मैंने वो मैसेज नहीं दिया। कि अब जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही थी उसे देख के तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लास्ट मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि खुद शिनोबू ने ही दिया था, क्योंकि जिस तरह से उसने वो मैसेज कहा था ऐसा लग रहा था कि ये वो खुद कहना चाहती है। और अरिसु नोटिस करता है कि उसके हाथ भी कांप रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा नर्वस है। तो वो डिसाइड करता है कि वो इस बात को अभी के लिए दबा के रखेगा क्योंकि वो उस पर प्रेशर बना रहा है। तब वो उसे मोटिवेट करने के लिए बोलता है कि मुझे माफ करना, वैसे भी मैं यहाँ पर ये चीज पूछने नहीं आया था, मैं बस ये बोलने आया था कि तुमने बहुत ज्यादा अच्छा करा, पूरे स्कूल को तुम्हारा ये शो बहुत ज्यादा पसंद आया। और शिनोबू उसे फिर से हग कर लेती है। अभी उन चारों लड़कियों में से बस एक शिनोबू ही एक ऐसी है जो अरिसु की रिस्पेक्ट खुल के करती है। अब स्पोर्ट फेस्टिवल खत्म हो चुका था और फाइनली लेमन चान भी अब फ्री हो चुकी थी, पर बेचारे अरिसु को पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि उसने मेगाफोन चुराया था। पर तभी अचानक से अपोलो की स्ट्रीम चालू हो जाती है और उसमें एक मैसेज मिलता है कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग रूम में आके मिलो। और वो बिना सोचे समझे रूम की तरफ भाग जाता है और वो देखता है एक कप को जो स्ट्रिंग के साथ लगा हुआ था, और दूसरी साइड से उसे आवाज आती है अपोलो की। तब वो उससे पूछता है वो मैसेज किस लिए था और तुमने अचानक से ही कन्फेस क्यों करा। तब दूसरी साइड से अपोलो बताती है
कि मैं थक चुकी हूँ। मैं 3 साल पहले बिना कुछ बोले तुम्हें छोड़ के चली गई थी और जब मैंने तुम्हें फिर से देखा मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी कि मैं भी तुम्हें कितना पसंद करती हूँ, पर मैं डरी हुई थी, पर अब और नहीं, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ छुप छुप के। तब अरीसू मजाक में ही बोल देता है, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपनी शक्ल दिखा क्यों नहीं देती। और तब अपोलो वो बोलती है जो अरीसू ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि दरअसल इसी चीज के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था। तो क्या इसका मतलब अपोलो अब अपना रियल फेस दिखाने वाली है? और तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि उन चारों लड़कियों में से अपोलो कौन होगा?